रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में? है मैम। अच्छा देखो ओवर रेट चल रहा था जिसमें हम लोगों ने लास्ट दिन जो है मशीन आवर रेट किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए उसको अलग से पढ़ा, क्योंकि ये अलग से इस पे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 तरह से हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, डायरेक्ट मशीन आवर रेट, सिंपल मशीन आवर रेट और कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, और डायरेक्ट मशीन आवर रेट मतलब जहां पर हम लोग डायरेक्ट यानी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट लेंगे लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट लेंगे। ठीक है, सिंपल यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट लेंगे। ठीक है, और कंप्रीहेंसिव मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ऑपरेटर वेजेस, ये सारा चीज हमें लेना पड़ेगा। और मशीन आवर रेट का मतलब है कि 1 आवर मशीन वर्क करने पे कितना खर्चा आएगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक मशीन का एक्चुअली हमें एक डिपार्टमेंट के अंदर, ये देखो हमें एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा 3 मशीन हो सकता है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे उसमें था हम लोग टोटल इस प्रोडक्शन P1 यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट निकाल रहे थे, लेकिन अब हम लोग इंडिविजुअल मशीन का मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। और इसमें कैसे होता है, टोटल ओवरहेड ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन डिवाइडेड बाय मशीन आवर ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन। यहाँ पर मशीन आवर मतलब इफेक्टिव मशीन आवर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तो मैंने बताया था और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, इलास्ट्रेशन 8 और 9 और 10 मैंने बोला था कि तुम लोग चाहो तो होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं, हुआ है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, चलो हम बता देते हैं इलास्ट्रेशन 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। From the following particulars given below, compute machine hour rate for a machine। देखो बोल दिया है machine hour rate कैलकुलेट करना है for a machine यानी एक मशीन का machine hour rate कैलकुलेट करना है। एक मशीन का कॉस्ट है 24,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है 4,000। स्क्रैप वैल्यू का मतलब मशीन यूज करने के बाद अगर ये मार्केट में सेल करने जाते हैं तो ये 4,000 हमें मतलब सेकेंड हैंड वैल्यू देगा मशीन का। ठीक है, और इसका एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है 40,000 आवर्स। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है 40,000 आवर्स, मतलब 40,000 आवर्स ये चल सकता है और उसके बाद ये 4,000 वैल्यू इसका बचा हुआ रहेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग द होल लाइफ 2,000। ठीक है, होल लाइफ का मतलब ये वाला। ठीक है, ये जो होल लाइफ है 40,000 आवर्स अगर मशीन का लाइफ है तो इसका पूरे लाइफ का खर्चा आ जाएगा रिपेयर्स का 2,000। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्जेस ऑफ द शॉप फॉर 4 वीकली पीरियड, ये एक्चुअली स्टैंडिंग चार्जेस होगा। ठीक है, स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड होता है, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पर। स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ द शॉप, शॉप मतलब जैसे फैक्ट्री वगैरह। ठीक है, शॉप यानी जहां पर वो मशीन लगा हुआ है, फॉर 4 वीकली पीरियड। तो 4 वीकली पीरियड मतलब 4 वीक का फिक्स्ड खर्चा दिया दे रखा है, जहां पर ये मशीन है 3,000 रुपीज। ठीक है, वर्किंग आवर्स इन 4 वीकली पीरियड, और 4 वीकली पीरियड में 100 आवर्स जो है काम होता है। नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप, शॉप में कितने सारे मशीन है, नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप ईच ऑफ विच इज लायबल फॉर इक्वल चार्ज आर 30 मशीन। ठीक है, क्या बोला है देखो, ये जो शॉप है, शॉप मतलब जो फैक्ट्री है, वहां पर टोटल 30 मशीन है, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट करके टोटल 30 मशीन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बोला है कि फिक्स चार्जेस है 4 वीकली पीरियड का 3,000 और वर्किंग आवर्स 4 वीकली पीरियड होता है 100 आवर्स, और नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप ईच ऑफ विच इज लायबल फॉर इक्वल चार्जेस, मतलब ये चार्जेस, क्योंकि देखो यहाँ तक तो कोई खर्चा बोला नहीं है, यहाँ पर तो मशीन खरीदने का खर्चा है। इक्वल चार्जेस का मतलब क्या, जो मतलब डेली बेसिस पे जो खर्चा होता है, तो डेली बेसिस पे खर्चे पे तो अभी तक हमें यही वाला बता रखा है, स्टैंडिंग चार्जेस 3,000, ये इक्वल है हर एक मशीन के लिए, इक्वल फॉर 30 मशीन, यानी एक एक मशीन का कितना हो जाएगा, 3,000 डिवाइडेड बाई 30 करने पे एक मशीन का हो जाएगा 100
रुपीज। ठीक है, एक मशीन का 100 रुपीज खर्चा होगा। कैसे पता चला? क्योंकि शॉप में टोटल 30 मशीन लगे हुए हैं और सभी का जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो इक्वल है। और अगर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 3000 है तो वो 30 मशीन का ही होगा, क्योंकि ये शॉप का स्टैंडिंग चार्जेस है। शॉप का स्टैंडिंग चार्जेस है 3000 और शॉप में अगर 30 मशीन लगे हुए हैं, इसका मतलब 100 करके एक एक मशीन का फिक्स्ड खर्चा है। ये इक्वल बोला था, इसीलिए हम लोग पर मशीन का 100 मान सकते हैं। और हमें एक ही मशीन का खर्चा निकालना है, यानी हमें 100 लेके पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक मशीन का। पावर यूज्ड पर आवर 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर यूनिट। क्या बोल रहे हैं? पावर यूज कैसे है? पर आवर 4 यूनिट, 1 आवर में 4 यूनिट जो है पावर का यूज होता है। ठीक है, और एक यूनिट अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमें एट द रेट ऑफ 10 पैसे देने पड़ेंगे। 10 पैसे पर यूनिट, ये करंट का रेट चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या पावर का रेट ये चल रहा है। एक घंटे में 4 यूनिट पावर यूज होता है, यानी एक घंटे में हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा पावर का? तो एक घंटे में पावर का पेमेंट हो जाएगा 40 पैसा। ठीक है, एक घंटे में पावर का पेमेंट हो जाएगा 40 पैसा। ठीक है, और देखते हैं और क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कुछ नहीं दिया। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करके देना है? हम लोग को कैलकुलेट करके देना है मशीन आवर रेट, और जिसका मतलब होता है टोटल ओवरहेड ऑफ दैट मशीन, जिसका हमें रेट कैलकुलेट करने बोला है, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर ऑफ द मशीन, यानी मशीन कितने टाइम चला है उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब मशीन कितने टाइम चलने पे कितना खर्चा हुआ है। अब ये जो टोटल ओवरहेड है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है अलग अलग पीरियड का, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर वीकली दिया हुआ है वीकली, मंथली दिया हुआ है मंथली, ईयरली दिया हुआ है तो ईयरली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। अच्छा, तो जैसे कि मैंने बोला था हम लोग पूरे खर्चे को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक लिखना चाहिए हमें स्टैंडिंग यानी फिक्स्ड खर्चा, और दूसरा हमें लिखना चाहिए रनिंग यानी वेरिएबल खर्चा। ठीक है, तो रेट पर आवर। ठीक है, अब फिक्स्ड में क्या क्या आएगा? तो यहाँ पर पहले फिक्स्ड खर्चे को लिखा जाता है, यहाँ पर यूज किया जाता है लैंग्वेज स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब जो खर्चा स्टैंडिंग है, मतलब जिसमें चेंजेस नहीं होता है उसी को फिक्स्ड बोलते हैं। यहाँ लैंग्वेज स्टैंडिंग चार्जेस यूज किया जाता है। तो एक मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? एक मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस है हम लोगों का 100 है ना। कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग, अच्छा इसमें और लिखे क्या? ये स्टैंडिंग चार्जेस का तो कुछ नाम नहीं दिया, जैसे देखो लास्ट दिन हम लोगों ने लिखा था ना रेंट रेट्स, वैसे तो कुछ नाम नहीं दिया है, सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, तो इसी को लिख सकते हैं। अब स्टैंडिंग चार्जेस क्या दिया हुआ है देखो, कि पूरे शॉप का है 3000 और शॉप में 30 मशीन है, हमें एक मशीन का चाहिए ऑफ अ मशीन आवर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर ऑफ ए मशीन, एक मशीन का। ठीक है, तो एक मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा? 3000, यहाँ पर दिखाते हैं ₹3000 जो कि 30 मशीन का है, डिवाइडेड बाय 30 मशीन, तो ये हो गया ₹100 पर मशीन। ठीक है, ये हो जाएगा ₹100 पर मशीन। और अगर हमें आवरली रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, और कोई फिक्स्ड खर्चा नहीं है, देखो इसके बाद हमारे पास अगर कोई खर्चा है, ये पावर का है, तो पावर का यूज क्या होता है? ये रनिंग, देखो हम लोग खर्चे को कैसे डिवाइड करेंगे, हर जगह पे हम लोग खर्चे को स्टैंडिंग और रनिंग में डिवाइड करेंगे। स्टैंडिंग मतलब वो खर्चा जो मशीन चले या ना चले देना पड़ेगा, यानी फिक्स। रनिंग मतलब वो खर्चा जो मशीन चलने पे ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, गुड इवनिंग विश्वजीत। अच्छा देखो, तो जो मशीन चलने पे ही लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा, उसे हम लोग रनिंग मानेंगे। तो ये हो गया 100 पर मशीन। ठीक है, एक मशीन पे 100 रुपीज का खर्चा। अब हमें सारे खर्चे को रेट में कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम लोग रेट पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब एक घंटे का रेट पर आवर, एक घंटे में स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, देयरफॉर स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस
पर आवर कितना होगा। ये तो पर मशीन, एक मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस है 100 रुपीज, एक घंटे में कितना होता है, फिर एक घंटे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, मशीन कितना टाइम चलता है, मशीन चलता है 100 आवर्स 4 वीकली पीरियड में, ठीक है। और ये जो हमें गिवन था, ये देखो, ये जो हमें डिटेल्स गिवन था खर्चे का, वो भी तो 4 वीकली था, यानी हम लोग ये क्वेश्चन जो पीरियड के लिए करें वो है 4 वीकली पीरियड, पूरा डिटेल्स ही हमारा 4 वीकली पीरियड पे ही चलेगा, ठीक है। तो 4 वीकली पीरियड में 100 आवर्स काम होता है, और 100 आवर्स काम होने पे 30 मशीन पे ये खर्चा होता है फिक्स, तो एक मशीन पे 100 रुपीज, इसका मतलब एक मशीन का 100 रुपीज खर्चा होता है 100 आवर्स के लिए, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 100 आवर्स करने से हमें मिल जाएगा रेट ₹1 पर आवर, ये हो जाएगा रेट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे स्टैंडिंग चार्जेस के बाद मशीन एक्सपेंसेस, या फिर मशीन रनिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल खर्चा, ठीक है। अब वेरिएबल खर्चा क्या क्या होगा, पहले तो दिख रहा है मुझे पावर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पावर, पावर का खर्चा वेरिएबल होता है, इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल फिक्स्ड ऐसे चूज करना है, मशीन चलेगा तभी पावर का खर्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, इसीलिए पावर जो है वो हम लोगों का वेरिएबल होगा, ठीक है। तो पावर का खर्चा बोला है 4 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10 पैसा पर यूनिट, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि एक घंटे में 4 यूनिट पावर का कंजम्पशन होता है, 1 यूनिट पावर का कंजम्पशन पे 10 पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों को 1 आवर में पावर का खर्चा चाहिए, ठीक है। तो एक घंटे में 4 यूनिट का कंजम्पशन, ठीक है, और 1 यूनिट यूज करने पे 10 पैसा, तो 4 यूनिट यूज करने पे 40 पैसा, इसका मतलब 4 यूनिट यूज करने पे अगर 40 पैसा होता है तो एक घंटे के लिए पावर का खर्चा होता है 40 पैसा, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, तो पावर का यहाँ पर लिख देते हैं 4 यूनिट इंटू ₹0.10 पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 40 पैसा, ₹40 पर आवर, ये हो गया पावर का खर्चा। तो ये जैसे हमें दिया हुआ था उसमें हमें डिवाइड वगैरह करने का जरूरत नहीं हुआ। अच्छा, और क्या खर्चा हो सकता है, यहाँ पर दे रखा है रिपेयर्स, रिपेयर्स मेंटेनेंस का दे रखा है 2000 ड्यूरिंग द होल लाइफ, ठीक है। तो ये रिपेयर्स और मेंटेनेंस जो है, देखो इसको हम लोग रिपेयर्स मेंटेनेंस का जरूरत, देखो नॉर्मली रिपेयर्स मेंटेनेंस अगर हमें बता देना कि एक साल का कितना है तो वो हमेशा फिक्स्ड में ही जाना चाहिए, मतलब स्टैंडिंग में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना कि स्टैंडिंग चार्जेस अपना ही बता दिया इतना, ये फिक्स्ड बता दिए, यानी बाकी जो भी खर्चे हैं उसको वेरिएबल में दो। एक्चुअली ये सारा चीज ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है। इसका कुछ फिक्स्ड रूल्स हम भी नहीं बता सकते कि इसको फिक्स्ड में ही दो, इसको वेरिएबल में दो। फिर अलग अलग क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में क्या हो जाता है, जैसे मान लो सीए, सीएस, सीएमए, सभी सबका क्या होता है, अलग अलग अप्रोच होता है फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो सारी चीजें ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस के लैंग्वेज भी समझने पड़ेंगे। जैसे अगर हमें फिक्स टोटल बता ही दिया, यानी बाकी खर्चे वेरिएबल ही बोल रहे हैं, ये फिक्स्ड में नहीं आएगा क्योंकि फिक्स्ड हमें बता ही दिया है अलग से। तो वैसे रिपेयर्स अगर पूरे टाइम पीरियड का दे देता है, एक मशीन का पूरे साल भर, पूरे लाइफ टाइम का दे देता है, तो वो तो फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही है 2000 ही होगा, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो वेरिएबल तो हुआ नहीं। लेकिन और मशीन चली या ना चली ये खर्चा अगर होगा, क्योंकि बोल ही दिया है कि होल लाइफ में इतना होगा, तो इसीलिए ये फिक्स्ड होना चाहिए। लेकिन हमें स्टैंडिंग चार्जेस अलग से बता दिया है, तो हम लोग इसको वेरिएबल में इस क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। वैसे देखो, लेकिन अगर नॉर्मली रिपेयर्स मेंटेनेंस का नेचर अगर हम लोग बेसिक में सीखे, मतलब बेसिक कॉस्ट के हिसाब से चले, तो रिपेयर्स मेंटेनेंस हमेशा वेरिएबल ही होता है, क्योंकि मशीन हमेशा एक जैसा खराब होगा, एक जैसा रिपेयर्स मेंटेनेंस उसका नीड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमें फिक्स्ड बता देना कि रिपेयर मेंटेनेंस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो फिर उसको हम लोग फिक्स्ड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड खर्चा अलग बता ही दिया है, तो बाकी वेरिएबल करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चंस के लैंग्वेज देखो कि कहां पर हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का हो जाएगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का बोला है होल लाइफ में 2000 रुपीज, होल लाइफ मतलब 40,000 आवर्स, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग 100 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। होल लाइफ मतलब कितना है, 40,000 आवर्स, तो 40,000 आवर्स में अगर 2000 रुपीज का खर्चा होगा, 40,000 आवर्स में अगर 2000 रुपीज का रिपेयर्स का खर्चा होगा, तो 1 आवर में कितना होगा, क्योंकि हमें हर एक खर्चा पर आवर बेसिस पे चाहिए, तो 2000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो ऐसे हो जाएगा ₹2000 डिवाइडेड बाई 40,000 आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रुपीस कितना हो जाएगा, चेक करते हैं,
2000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये हो गया ₹0.05 पर आवर। ठीक है, ये हो गया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अच्छा, रिपेयर्स मेंटेनेंस के बाद पावर भी लिख लिया। अच्छा, आगे देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर रेट दिया हुआ नहीं है, जैसे मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में, रेट होगा तो हमेशा रेट यूज करो, अगर रेट नहीं होगा तो जो इंफॉर्मेशन है उस तरह से करो। तो यहाँ पर कॉस्ट दिया है, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी ये हमारा कैसे हो सकता है, ये इस तरह से होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, मतलब हम लोगों ने 24,000 का मशीन खरीदा और इसका वैल्यू एंड तक 40,000 आवर्स यूज करने के बाद भी इसका वैल्यू 4,000 रहेगा, तो बाकी कितना वैल्यू इसका नहीं रह रहा है, 20,000। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना हम लोगों ने यूज कर लिया, कितने टाइम पीरियड के लिए, 40,000 आवर्स के लिए। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का मतलब ही होता है कि हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट को कितने पैसे का यूज किया, ठीक है, कितने अमाउंट का यूज किया, तो हम लोगों ने 20,000 का यूज किया। ठीक है, और वर्किंग लाइफ है 40,000, मतलब 20,000 यूज किया 40,000 आवर्स के लिए। ठीक है, तो 40,000 आवर्स के लिए ₹20,000, तो 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 आवर के लिए हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000। ऐसे करके हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 करके, तो हमें रेट पर आवर मिल जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट पर आवर मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला था कि जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो डेप्रिसिएशन को हम लोग वेरिएबल में लेंगे हमेशा। ठीक है, इसका भी चेंजेस होगा, हम दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, अभी जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करो फॉलो, तो बाद में समझ में आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हमें हमेशा वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 24,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 40,000 आवर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 40,000 आवर। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है, अगर तुम लोग को याद है तो कॉस्ट माइनस, मतलब 11 में डेप्रिसिएशन अगर किए हो तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ यहाँ पर आवर बेसिस पे, तो आवर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24,000, मतलब ये हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 0.5। ठीक है, ये हो गया 0.5 पर आवर ये खर्चा। ठीक है, और तो कोई खर्चा था नहीं, अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, तो 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.4 प्लस 1.95। ठीक है, तो 1.95 हो गया टोटल खर्चा मशीन को ऑपरेट करने का 1 घंटे का। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मशीन आवर रेट। ठीक है, मशीन आवर रेट आ गया। अब ये रुपीस पर आवर, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पर आवर में सारी चीजों को कैलकुलेट कर रखा है, तो 1 घंटे में मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा हो गया 1.95 रुपीस। ठीक है, तो ये था 9th नंबर वाला क्वेश्चन। अब 10th वाला देखो, 10th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ प्रोसेसिंग मशीन ट्रीटिंग ए टिपिकल मेटेरियल। ठीक है, तो प्रोसेसिंग मशीन है जहां पर कुछ मेटेरियल का काम होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मशीन आवर रेट, हमें मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है, यानी मशीन को ऑपरेट करने के लिए 1 घंटे में कितना खर्चा होता है। कॉस्ट है मशीन का 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू है 1,000, कोई रेट गिवन नहीं है, यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 10,000 है कॉस्ट, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है 1,000, इसका मतलब यहाँ पर हो गया हम लोगों का 9,000। ठीक है, 9,000 ये वाला वैल्यू आ जाएगा डेप्रिसिएशन का टोटल, और ये कितने साल में है, 10 साल में, तो 1 साल में कितना होगा। इसका मतलब यही हुआ, अगर 10,000 मशीन का कॉस्ट है, 10 ईयर्स बाद उसका कॉस्ट 1,000 होगा, यानी 10 ईयर्स में हम लोगों ने 9,000 रुपीज का मशीन को यूज कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर वर्किंग टाइम क्या बोला है, 50 वीक ऑफ 44 आवर्स ईच। ये देखो, अगर हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना, ये देखो 9,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स कर देते हैं, तो ये हो गया 900। ये 900 जो डिप्रिसिएशन आया, ये कितने टाइम का आया बता सकते हो, ये 1 ईयर का आया। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, 10 क्या है, 10 ईयर्स है, मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 10,000 का मशीन 10 ईयर्स बाद 1,000 का हो जाएगा, मतलब 10 ईयर्स में हम लोगों ने 9,000
1000 का उस मशीन को यूज किया, यानी पर ईयर हम लोगों ने 900 रुपीज का उस मशीन को यूज किया, यानी ये डेप्रिसिएशन हम लोगों का पर एनम आ गया। ये देखो 50 वीक्स जो है, 50 वीक्स एक्चुअली 52 वीक मतलब क्या माना जाता है, 52 वीक मतलब होता है 1 ईयर। इसका मतलब ये डेटा 1 ईयर का ही है। अब 50 वीक है तो 1 ईयर क्या नहीं होगा, होगा। मतलब एक्चुअली क्या है, हो सकता है कि 52 वीक में 2 वीक्स जो है वो शायद बंद रहता है, काम ऑफ वगैरह, संडे वगैरह ये सब, ठीक है। तो 50 वीक्स मतलब हम लोग ये एजम्पशन ले सकते हैं ना कि ये पूरा डेटा जो है ये ईयरली बेसिस है। जैसे पहले वाला 4 वीक बेसिस था, वैसे ये ईयरली बेसिस हो गया। वर्किंग टाइम क्या बोला है, 50 वीक ऑफ 44 आवर्स ईच, 2200 आवर्स। तो चेक करके देखो हो रहा है कि नहीं, 50 वीक्स 44 आवर्स ईच, मतलब एक वीक में 44 आवर्स, तो 50 वीक में इंटू 44, तो चेक करो कितना आ रहा है, 2200 आवर्स ही आ रहा है। तो वर्किंग टाइम जो है पूरे साल में 2200 आवर्स है। मशीन मेंटेनेंस पर एनम 200 आवर्स, मशीन को मेंटेन करने के लिए टाइम चला जाता है 200 आवर्स। ये होता है नॉन प्रोडक्टिव टाइम, क्योंकि मशीन को जब मेंटेन किया जाता है तो प्रोडक्शन बंद रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन बंद है तो इसका मतलब हम लोगों का ये इतना नॉन प्रोडक्टिव टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद और क्या बोला है देख लो, सेटिंग अप टाइम। सेटिंग अप टाइम भी हम लोग का हो जाता है नॉन प्रोडक्टिव, जब मशीन को सेटअप किया जाता है तब हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। वो कितना है, 5% ऑफ द टोटल प्रोडक्टिव टाइम। टोटल प्रोडक्टिव टाइम का 5% जो है वो सेटिंग अप टाइम है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इफेक्टिव मशीन आवर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में हमें इस तरह का आइडल टाइम नहीं दे रखा था। ये आइडल टाइम है, जब मशीन बैठा हुआ है, काम नहीं कर सक रहा है, ड्यू टू ये नॉर्मल आइडल टाइम है, क्योंकि मेंटेनेंस करना एक नॉर्मल बात है, सेटिंग अप करना ये भी एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल आइडल टाइम है। एबनॉर्मल आइडल टाइम कब होता है, जब मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तब ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। तो ये दोनों नॉर्मल आइडल टाइम है। आइडल टाइम से हमें टोटल टाइम मशीन का माइनस करना पड़ेगा, मशीन का वर्किंग आवर्स का, तब हमें इफेक्टिव मशीन आवर पता चलेगा। मतलब वो टाइम जब मशीन में क्या होता है, जब मशीन से प्रोडक्शन ही होता है, उस टाइम का कैलकुलेशन मिल जाएगा जब मशीन में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2200 आवर्स पूरा प्रोडक्शन टाइम नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी 16 यूनिट पर आवर एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक यूनिट कंजम्पशन पे 10 पैसा देना पड़ेगा, और एक घंटे में 16 यूनिट का कंजम्पशन होता है। तो एक घंटे में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे होगा, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक घंटे में अगर 16 यूनिट का कंजम्पशन है तो 16 इंटू 10 पैसा, इसका मतलब 16 इंटू 10 पैसा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो जाएगा, 1.6 पर आवर। फिर बोला है केमिकल रिक्वायर्ड वीकली, वीकली 20 रुपीज का केमिकल चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर, ठीक है, ये ईयरली दे दिया, देखो ये भी ईयरली दे दिया है। मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर दिया है 1200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या दिया है, टू अटेंडेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द मशीन्स टुगेदर विद 6 अदर मशीन। दो अटेंडेंट्स रखा गया है जो लोग क्या करते हैं, ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, मशीन्स के ऑपरेशंस को, टुगेदर विद 6 अदर मशीन। मतलब जो मशीन का डिटेल्स हमें दे रखा है, इसके अलावा और 6 मशीन्स को ऑपरेट किया जाता है, जो कि 2 अटेंडेंट्स करते हैं। मतलब 2 अटेंडेंट्स टोटल 6 प्लस 1 यानी 7 मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। देयर कंबाइंड वीकली वेजेस आर 140, इनको वीकली वेजेस दिया जाता है कंबाइंडली, जो कि है 140। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन पर एनम 2000। अब डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड खर्चा है वो इस मशीन पे आ रहा है पूरे साल का 2000। तो कुछ खर्चा वीकली दिया है, कुछ हमें ईयरली दिया है, ठीक है। लेकिन हमें ओवरऑल तो पर आवर बेसिस पे ही कैलकुलेट करना है, बाकी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करें ताकि हमारा कैलकुलेशन हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे कुछ बोला है कि नहीं। नहीं, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो कैसे होगा। पहले तो हम लोग इफेक्टिव मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मशीन का आइडल टाइम भी दे रखा है। इलास्ट्रेशन 10, इफेक्टिव मशीन आवर रेट, इफेक्टिव मशीन आवर रेट, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम ऑफ
मशीन वर्क, ठीक है, कितना टाइम जो है मशीन काम कर रहा है। तो देखो कितना टाइम मशीन काम कर रहा है। यहाँ पर बोला है कहाँ चला गया, वर्किंग टाइम 50 वीक्स इंटू 44 आवर्स, ठीक है। तो वर्किंग टाइम जितना है उतना टाइम ही मशीन चल रहा होगा, तो 50 × 44, ठीक है, 50 × 44 यानी 2200, ठीक है, ये दे रखा था, वैसे भी 2200 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फिर मशीन मेंटेनेंस होता है 200 आवर्स, तो लेस कर देते हैं मेंटेनेंस टाइम। मेंटेनेंस टाइम है 200 आवर्स पर एनम, और ये भी पर एनम है, क्यों, क्योंकि 50 वीक्स दे रखा है, मतलब ये भी पर एनम है, और ये तो बता ही दिया है पर एनम, पूरे एक साल भर में मेंटेनेंस के लिए 200 आवर्स मशीन को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 200 आवर्स हम लोग लेस कर देते हैं, तो हम लोग के पास आ जाएगा 2000, ठीक है। ये हो गया मेंटेनेंस। मेंटेनेंस टाइम में कंफर्म है कि हमारा प्रोडक्शन बंद ही रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल टाइम मतलब क्या है, टोटल टाइम मतलब वो टाइम जब जहां पर इंक्लूडेड है प्रोडक्टिव आवर एंड नॉन प्रोडक्टिव आवर, और मेंटेनेंस मतलब नॉन प्रोडक्टिव होता है। तो अगर प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव से नॉन प्रोडक्टिव लेस करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्टिव आवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोडक्टिव आवर, यहां पर लिख देते हैं प्रोडक्टिव आवर, ये हो गया टोटल प्रोडक्टिव आवर। इतना टाइम प्रोडक्टिव आवर हो सकता है हम लोग का, लेकिन सेटिंग अप टाइम है 5% ऑफ टोटल प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। तो यहाँ से सेटिंग अप भी हमें लेस करना पड़ेगा, तो प्रोडक्टिव टाइम जितना होता है उसका 5% सेटिंग अप टाइम होता है, तो सेटिंग अप टाइम, ठीक है, सेटिंग अप टाइम हो जाएगा 5% ऑफ, ये करना पड़ेगा 2000, ठीक है। अगर गलती से भी 2200 कर दे तो उसमें गलत क्या हो जाएगा, क्योंकि सेटिंग अप बोला है 5% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, तो प्रोडक्टिव टाइम 2200 नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए 200 आवर्स चला जाता है, ठीक है। तो इसका 5% कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1900। ये क्या हो गया, ये हो गया इफेक्टिव आवर, ठीक है। ये हो गया मशीन का इफेक्टिव आवर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा कैलकुलेट हो गया, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल मशीन्स को ऑपरेट करने का खर्चा क्या है, ठीक है। मशीन आवर रेट तो मशीन इफेक्टिव आवर रेट तो कैलकुलेट हो गया, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मशीन का टोटल खर्चा, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर टोटल और रेट पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मशीन्स का क्या क्या खर्चा है, हम लोग पहले स्टैंडिंग लिखते हैं, मतलब फिक्स्ड वाला खर्चा, तो यहाँ पर फिक्स्ड वाला खर्चा लिख लेते हैं। स्टैंडिंग में क्या क्या आ जाएगा देख लेते हैं। स्टैंडिंग खर्चे में क्या आएगा, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन तो बोल रखा है तुम लोग को वेरिएबल में देने के लिए, तो वेरिएबल में देना है हमें। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। अच्छा, केमिकल है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, केमिकल है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, और अटेंडेंस कॉस्ट है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखा है, केमिकल कॉस्ट दे रखा है, अटेंडेंस कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। तो अटेंडेंस वाला जो है, देखो अटेंडेंस वाले जो खर्चे हैं वो वीकली वेजेस दे रखा है 140 करके, ठीक है। तो नॉर्मली वेजेस को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, वेजेस को हम लोग वेरिएबली ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है देखो, वीकली पे किया जा रहा है 140 करके, ठीक है, वीकली 140 करके पे किया जा रहा है। तो इसको देखो, इसको तुम लोग वेरिएबल में भी दे सकते हो, फिक्स्ड में भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस ये जो है 140, क्योंकि देखो वेजेस नॉर्मली डेली बेसिस पे होता है, लेकिन ये बोला है वीकली, वीकली 140, क्योंकि डेली बेसिस पे होता है, जैसे आज किसी लेबर को रख रहे हैं उनको एक पेमेंट कर रहे हैं, दूसरे दिन किसी और को रख रहे हैं उनके हिसाब से उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये वेरी करता है, इसलिए वेजेस नॉर्मली वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वीकली दिया जाता है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब से दिया जाता है, तो यहाँ पर वेजेस को हम लोग फिक्स्ड में लिख सकते हैं इस वजह से, ठीक है। और एक डिपार्टमेंटल ओवरहेड बोल रखा है, ये एलोकेटेड होगा मशीन में पूरे साल में 2000, तो यानी ये भी फिक्स्ड हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट का पूरे साल का खर्चा हमें बता दिया है, ठीक है। ये एक फिक्स्ड खर्चा हो सकता है। अच्छा, और क्या बोल रखा है, और यहाँ पर बोल रखा है मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये हम लोग फिक्स्ड में दे सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिया था, लेकिन नॉर्मली सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको वेरिएबल में दिया था, उसका रीजन मैंने ये बताया था क्योंकि हमें स्टैंडिंग चार्जेस अलग से दे ही दिए थे टोटल करके, इसलिए बाकी हमारा वेरिएबल होगा। नॉर्मली हम लोग मेंटेनेंस को क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस नॉर्मली हम लोग का वेरिएबल ही होता है, बेसिक के हिसाब से। देखो मेंटेनेंस क्या होगा, हर बार मशीन एक जैसा थोड़ी ना मेंटेनेंस मांगेगा, वो तो डिपेंड करेगा यूज के हिसाब से। तो मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट हम लोग का नॉर्मली वेरिएबल होना चाहिए। और केमिकल बोला है वीकली, ठीक है, वीकली बोल दिया है 20 रुपीज का ही लगता
है, तो फिर ये केमिकल जो है ये रॉ मटेरियल का खर्चा है, तो रॉ मटेरियल तो यूनिट यूज के ऊपर वेरी कर सकता है, लेकिन वीकली इसका डिमांड बोल दिया है 20 रुपीज, तो इसको हम लोग चाहे तो फिक्स्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो फिक्स्ड में कौन कौन सा लिखना ही चाहिए, जिसमें देखो ये डिपार्टमेंटल ओवरहेड ये कभी भी वेरिएबल में नहीं जाना चाहिए, डिपार्टमेंटल ओवरहेड ये हम लोग का फिक्स्ड ही होगा। ठीक है, बाकी खर्चे में से जैसे मेंटेनेंस ये वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस तो मशीन के यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब केमिकल का यूज जो है ना, यहाँ पर नॉर्मली देखो हमें यहाँ पर फिक्स्ड वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करना है, मशीन के यूज के ऊपर। अब केमिकल का यूज अगर वीकली बता दिया है 20 रुपीज करके है, तो ये मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये तो नॉर्मली डिपेंड करता है कितना यूनिट हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन मशीन में ही होगा ये बात अलग है, लेकिन ये मशीन आवर रेट जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पर वेरिएबल कैसे देखा जाता है कि मशीन यूज पे ये चेंज होगा कि नहीं, तो ये मशीन यूज पे चेंज नहीं होगा, तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिखते हैं फिक्स्ड, केमिकल को फिक्स्ड में लिखते हैं। देखो केमिकल, तो केमिकल का खर्चा कितना है 20, वीकली 20 रुपीज करके है, तो वीकली कितना दिन काम होता है, हम लोग पूरे खर्चे को ईयरली लिखते हैं, 50 वीक्स काम होता है, पूरे साल में 50 वीक्स काम होता है, तो पूरे साल का हम लोग केमिकल का खर्चा लिख रहे हैं, पूरे साल का केमिकल का खर्चा हो गया 1000 रुपीज। ठीक है, अच्छा अटेंडेंस, अटेंडेंस का वेजेस देखो, अटेंडेंस का खर्चा कितना है 140 करके है, 140 रुपीज देना पड़ता है, 140 वीकली है, तो फिर वीकली अगर है तो ईयरली कितना हो जाएगा 140 इंटू 50, ये तो रुपीज है, ये वीक है पूरे साल भर का। ठीक है, तो 140 पर वीक के हिसाब से अगर देते हैं तो 50 वीक में कितना देंगे, लेकिन ये टोटल 7 मशीन्स के लिए देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया 6 अदर मशीन्स, द मशीन्स टुगेदर विद 6 अदर मशीन्स, यानी 7 मशीन्स के लिए देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे वीक का खर्च, पूरे साल का खर्चा कितना हो जाएगा 140 इंटू 50, अटेंडेंस का वेजेस 7000, लेकिन ये एक मशीन का नहीं है 7 मशीन का है, तो एक एक मशीन का 1000। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक है डिपार्टमेंटल ओवरहेड, डिपार्टमेंटल ओवरहेड। ठीक है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड कितना बोला है पूरे साल का 2000, तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये सब तो पर एनम ही कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, तो टोटल हो गया 4000। ठीक है, 4000 पर एनम। अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना है रेट पर आवर। ठीक है, तो पूरे साल भर का 4000 रुपीज का खर्चा है। ठीक है, पूरे साल भर में मशीन कितना टाइम चलता है, तो पूरे साल भर में मशीन 2200 आवर्स चलता है, लेकिन इफेक्टिव 1900 है। लेकिन अगर कोई फिक्स्ड खर्चा है तो वो हम मशीन चले या ना चले उस पे तो एप्लीकेबल होगा। अगर हम लोग ये सारे खर्चे को फिक्स्ड खर्चा लेके चल रहे हैं तो मशीन चले या ना चले, मशीन मेंटेनेंस में रहे या सेटअप में रहे, ठीक है, तो जितना टाइम काम होगा पूरे उतने से ही डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वर्किंग टाइम ऑफ मशीन 2200 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड खर्चा है। ठीक है, ये अगर वेरिएबल खर्चा होता जो सिर्फ और सिर्फ मशीन रन करने पे ही होता, प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता, तब जाके हम लोग 1900 से डिवाइड करते। तो इस क्वेश्चन में ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये डिवाइडेशन हमारा 2200 से ही होगा, 2200 आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 2000, तो 2200, तो ये हो गया 1.82। ठीक है, ये हो जाएगा 1.8 रुपीज, 1.82 पर आवर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर रनिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो रनिंग में क्या क्या आ जाएगा देखिए, रनिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा और मेंटेनेंस आ जाएगा। तो ये देखो डेप्रिसिएशन, ये तो मैंने पहले ही बोला है हमें ये रनिंग में ही लेना है। डेप्रिसिएशन है 10,000 माइनस 1000, यानी 9000 का यूज हुआ है पूरे 10 इयर्स में, यानी पर ईयर हो जाएगा 900। ठीक है, पर ईयर 900। और डेप्रिसिएशन जो भी वेरिएबल खर्चा है वो मशीन रनिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी डिवाइडेड बाय 1900 होना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1900 करने से हमें पर आवर रेट पता चल जाएगा। तो एक ही बार में कर लेंगे। डेप्रिसिएशन के बाद है मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस भी हम लोग का मशीन के रनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। मेंटेनेंस पर एनम है 200 आवर। ठीक है,
तो 200 आवर ये है पर एनम 200 आवर्स और डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को 1900 से 1900 आवर्स से। ओ ये 200 आवर है, हमें रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये रहा 1200। अच्छा सॉरी मैंने आवर्स लिख दिया, आवर्स बाई आवर्स, रुपीस 1200। ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा। और नेक्स्ट जो हो जाएगा वो है इलेक्ट्रिसिटी, ये तो रनिंग ही होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी ये भी रनिंग खर्चा है, मतलब मशीन चलेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 16 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 16 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते कितना कितना आ जाता है, ये तो हो जाएगा 1.6। ठीक है, और ये 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 1900, तो ये हो गया 0.47। ठीक है, ये हो गया 0.47 और 1200 डिवाइडेड बाई 1900, तो ये हो जाएगा 0.63। तो टोटल करना पड़ेगा 0.63 प्लस 1.6 प्लस 0.47 प्लस 1.8 4.5। ठीक है, रुपीज 4.52, ये हो जाएगा इफेक्टिव मशीन आवर, सॉरी ये हो जाएगा मशीन आवर रेट। ठीक है, ये हो जाएगा मशीन आवर रेट, 1 घंटे मशीन चलने पे कितना खर्चा होगा फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला के। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला के। तो यहाँ पर एक चीज देखना था हमें, हम लोग जो फिक्स्ड खर्चा ले रहे हैं उसका डिवाइडेशन हमेशा कितने से होगा, टोटल मशीन आवर जितना ऑपरेट हो रहा है उस पे होगा, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो अनप्रोडक्टिव हो। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड खर्चा है। ठीक है, और ये जो है जो फिक्स्ड खर्चा नहीं है, जो वेरिएबल है, वो हमेशा प्रोडक्टिव टाइम के ऊपर ही होगा, जितना टाइम प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम लोग रनिंग एक्सपेंसेस के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये दो क्वेश्चन हम लोग का होमवर्क में था। अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या बोला है, at limited engineering company having 25 different types of automatic machine, इनके पास 25 machines है, furnishes you the following data for 16-17 in respect of machine B। ये machine B का data है, cost of machine लाइफ है 10 years, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। ओवरहेड एक्सपेंसेस में फैक्ट्री रेंट, रेंट फिक्स्ड होता है हमेशा। ठीक है, मशीन चले या ना चले रेंट देना पड़ेगा। अच्छा, हीटिंग एंड लाइटिंग, ठीक है, हीटिंग एंड लाइटिंग बोल दिया है 40,000। सुपरविजन का खर्चा 1,50,000। सुपरविजन तो हमारा फिक्स्ड ही होता है क्योंकि इनको सैलरी मिलता है, ये सब में कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता है। फिर बोला है रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ मशीन बी, ये क्या होता है, मशीन बी को ऑपरेट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उसको एक्स्ट्रा हम लोग रख सकते हैं रिजर्व में, ताकि मान लो कोई भी टूल्स या देखो कोई भी अगर मान लो कोई भी इक्विपमेंट खराब हो जाता है, अगर हम लोग स्टॉक में रिजर्व में कुछ इक्विपमेंट रखते हैं, इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए रिजर्व में हम लोगों ने कुछ इक्विपमेंट रखा है जिसका खर्चा ये होता है, तो ये भी फिक्स नेचर का हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके साथ मशीन चले या ना चले उसका कोई लिंक नहीं है। एरिया ऑफ द फैक्ट्री ये बता दिया, फैक्ट्री कितने एरिया में है। ठीक है, एरिया ऑफ द फैक्ट्री, एरिया ऑक्युपाइड बाय द मशीन बी, तो फैक्ट्री जो है उसका एरिया है 80,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, और इसमें मशीन कितना जगह ले रखा है, मशीन बी जिसका हमें कैलकुलेशन करने बोला है 3,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, wages of operator is 24 per day of 8 hours including all fringe benefit। wages जो दिया जाता है ऑपरेटर को वो है पर डे का 24 रुपीज, 24 पर डे ऑफ 8 आवर्स। 8 आवर्स एक दिन में काम होता है और 24 रुपीज इनको दिया जाता है, और उसमें फ्रिंज बेनिफिट भी इंक्लूडेड है। He attends to one machine when it is under setup and two machine while under operation। तो ये जो ऑपरेटर है ये क्या कर सकते हैं, एक ही साथ में एक मशीन अटेंड वन मशीन व्हेन इट इज अंडर सेटअप, जो एक मशीन का अगर सेटअप चल रहा है वो मशीन, और उसके साथ साथ दो मशीन जो है वो अंडर ऑपरेट, मान लो दो मशीन में
काम हो रहा है, ठीक है। ये दो मशीन बना दिया मैंने जहाँ काम हो रहा है, और एक मशीन पे सेटअप चल रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है, मतलब मशीन चल रहा है और यहाँ पर मशीन बंद है। तो ये एक साथ दो ऑपरेटेड मशीन और एक सेटअप होने वाला मशीन, दोनों को ही तीनों को ऑपरेट कर सकते हैं, और इनको वेजेस दिया जाता है एक दिन का 24 रुपीज, और एक दिन में 8 आवर्स जो है काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नीचे कुछ बोला है कि नहीं। हाँ, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर्स बता दिया है 3600 पर एनम, एस्टिमेटेड सेटअप टाइम 400 आवर्स पर एनम, पावर का कंजम्पशन है 0.5 पर आवर, प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। अब कंप्रीहेंसिव क्यों आया, क्योंकि देखो लास्ट दिन ही मैंने बताया था कि कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है जब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मशीन का डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड ऑपरेटर वेजेस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटर का बात आ रहा है, यानी हमें जो मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, उसे बोला जाता है कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। देखो ये प्रूव हो गया कि कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट ही कैलकुलेट करने बोलेगा, क्योंकि ये अगर नहीं भी रहता, तो भी हम लोग बोल सकते हैं ये कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट के लिए बोला गया, अगर ये पॉइंट नहीं भी गिवन होता। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑपरेटर का बात बोला है। अगर हम लोग ऑपरेटर का खर्चा भी ऐड कर रहे हैं मशीन में, तो हम लोग कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स, ठीक है, मतलब ये मशीन के थ्रू से कुछ जॉब एग्जीक्यूट होता है। जॉब मतलब कुछ काम, कुछ वर्क, कुछ एक्टिविटी। जॉब 1102 जॉब का नंबर है, जॉब 1308, ये दोनों जॉब जो है ये वर्कआउट होता है इस मशीन के थ्रू से। हमें बोला है कि कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ जॉब का। अगर इस जॉब का सेटअप टाइम है 80 आवर्स और इसका है 40 आवर्स, और इसका ऑपरेशन टाइम है 130 और इसका ऑपरेशन टाइम है 160, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा है हमें, लेकिन हमें वही करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट, ठीक है, और ये जो है ये हम बताते हैं कैसे होगा। तो कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट मतलब हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी लेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लेंगे, डायरेक्ट का फिक्स्ड वेरिएबल भी लेंगे, इनडायरेक्ट का फिक्स्ड वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिवाइड करते नहीं है प्रेजेंटेशन में, वो तो मैंने थ्योरी के लिए बताया था कि अगर पूछ ले तो तुम लोग को ऐसे बताना है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक जगह और सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस एक जगह। फिक्स्ड वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मशीन चले या ना चले जो खर्चा पे करना पड़ेगा वो फिक्स्ड है, और जो खर्चा मशीन चलने पे या नहीं चलने पे डिपेंड है उसे हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो कैसे होगा। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट when machine is इन ऑपरेशन। अब ये क्यों लिखा ये समझ में आएगा, ठीक है, ये बताते हैं, ये कंप्लीट होगा तब ये लाइन का मतलब समझ में आएगा। अभी एक बार इसको इग्नोर करो, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं जब मशीन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। मशीन का जब मतलब मशीन जो है वो सेटअप टाइम में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिव मोड में है, मतलब प्रोडक्शन वाला काम कर रहा है। ऐसा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अभी बताते हैं, क्योंकि वहां पर वो जो दो जॉब का बात हुआ है ना इसी वजह से, ठीक है। तो एक बार उस लाइन को इग्नोर करो, एक बार मैंने लिखवा दिया, हम समझा देंगे इसके बाद कि क्यों ये वाला लाइन ऐड हुआ। तो पहले हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस लिखेंगे यानी फिक्स चार्जेस को लिखेंगे, और उसके बाद रनिंग एक्सपेंसेस को लिखेंगे, ठीक है। तो स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि पहले मैंने बोला रेंट, फैक्ट्री रेंट, ये तो स्टैंडिंग चार्जेस ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये रहा फैक्ट्री रेंट, और रेंट का खर्चा कितना है, रेंट का खर्चा है 50,000 पर एनम, ठीक है, 50,000 पर एनम, और ये है फैक्ट्री का रेंट। लेकिन हमें क्या रेंट चाहिए, हमें ये चाहिए कि मशीन की वजह से कितना रेंट देना पड़ रहा है, क्योंकि हमें मशीन का खर्चा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट्री का रेंट, बट हम लोग को चाहिए मशीन
के लिए कितना रेंट जा रहा है, तो 50,000 अगर फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री एरिया है 80,000 स्क्वायर फीट, ठीक है, तो ये रेंट देना पड़ रहा है 80,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए। तो 80,000 के लिए अगर 50,000 देना पड़ रहा है, तो 1 के लिए 50,000 बाई 80,000, तो 3,000 जो कि मशीन बी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 3,000 एरिया के लिए कितना हमें रेंट देना पड़ेगा। तो देखो 50,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 3,000, यानी 1875। ये क्या आ गया, ये पूरे साल भर का क्या आ गया, मशीन बी का रेट, ठीक है, मशीन बी रेट, ठीक है। या फिर ऐसे लिख देते हैं, ये लैंग्वेज फैक्ट्री रेंट बोल के नहीं लिखते, लिखते हैं रेंट, ऐसे लिख देते हैं, रेंट फॉर ऑक्युपाइड एरिया बाय मशीन बी, ठीक है, मशीन बी ने जितना एरिया ऑक्युपाई कर रखा है उसके लिए कितना रेंट हमारा एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा खर्चा हो सकता है, हीटिंग एंड लाइटिंग, ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग के साथ देखो मशीन का रिलेशन डायरेक्टली नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सारे लाइटिंग पॉइंट जो है वो मशीन के पास हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे किसी जगह पे भी लाइटिंग का पॉइंट है जहां पर मशीन चले या ना चले, या फिर देखो अगर सेटअप का काम भी हो रहा है, मशीन चले या ना चले, लाइटिंग तो ऑन हो सकता है, तो हीटिंग लाइटिंग का खर्चा हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे, फिर ये फिक्स्ड होगा। मतलब मशीन के रेस्पेक्ट में सोचो कि मशीन फैक्ट्री में है, तो वर्कर मशीन में, मतलब वर्कर जो है फैक्ट्री में एंटर करने के बाद जहां मशीन है वहां लाइट ऑन कर सकते हैं, लेकिन लाइट ऑन करने के साथ ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, मशीन स्टार्ट हो गया, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो हम लोग हीटिंग लाइटिंग को क्या कर सकते हैं, मशीन चले या ना चले अगर हमें देना पड़ेगा ऐसा हमें लग रहा है, तो हम लोग इसको फिक्स्ड में दे देंगे, ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग का खर्चा कितना है, 40,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 40,000, लेकिन ये कितने टाइम पीरियड का है, ये 40,000 कुछ नहीं बोला है, यानी हम लोग मान सकते हैं कि ये पर एनम का ही है, क्योंकि बाकी सारी जगह पे पर एनम बोल रखा था, यहाँ मिसिंग एक्चुअली ये देना चाहिए था, ये पर एनम होगा, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग एपोर्शन करें, अब हमारे पास कुछ है नहीं। अब हीटिंग लाइटिंग एरिया वाइज भी हम लोग कर सकते हैं, जब हम लोग ओवरहेड का फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कर रहे थे, सेकंड क्लास सोचो जहां पर हम लोगों ने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था, वहां पर हम लोगों ने बेसिस देखा था, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जिन लोग का है कर रहे हो वहां पर भी देख सकते हो कि हीटिंग लाइटिंग जो है नॉर्मली लाइट पॉइंट्स पे डिवाइड किया जाता है, लेकिन अगर हमारे पास ये लाइट पॉइंट्स है ही नहीं कि कितने सारे लाइट पॉइंट यूज में है, तो हम लोग एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से कर सकते हैं कि कितने एरिया में लाइट्स लगे हुए हैं, तो हम लोग मशीन बी के एरिया वाइज डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये जो हीटिंग लाइटिंग का खर्चा आ रहा है 40,000 रुपीज का, ये आ रहा है 80,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए, तो 3,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए कितना होगा, वही मशीन बी का खर्चा हो जाएगा हीटिंग लाइटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 40,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 3,000, तो ये हो जाएगा 1,500, ठीक है, 1,500 रुपीज पर एनम, ये पूरे साल भर का हो गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा हो सकता है, रिजर्व इक्विपमेंट, ये तो मैंने पहले ही बोला रिजर्व। अच्छा, सुपरविजन चार्जेस पहले ये लिख लेते हैं, ये फिक्स्ड होगा क्योंकि ये सैलरी है, सुपरवाइजर को मशीन नहीं चलेगा तो सैलरी नहीं देंगे, चलेगा तो देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए सुपरविजन चार्जेस जो है ये यहाँ पर फिक्स्ड होगा, तो सुपरविजन चार्जेस 1,50,000 है पूरे साल भर का, ठीक है। तो 1,50,000 कितने मशीन के लिए है, क्योंकि सुपरवाइजर मशीन को देखता है, सुपरवाइज करता है, तो इनको पूरे साल में इतना खर्चा दिया जाता है। और पूरे फैक्ट्री में कितने मशीन लगे हुए हैं, 25 अलग अलग मशीन लगे हुए हैं, ठीक है। हमें उसमें से मशीन बी का खर्चा कैलकुलेट करना है, तो ये 25 मशीन को देखने का खर्चा है, तो डिवाइडेड बाई 25 कर देते हैं, तो हमें एक एक मशीन के लिए सुपरवाइजर का एक साल का खर्चा पता चल जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो गया 6,000 रुपीज, ये हो गया हम लोगों का मशीन का मशीन को सुपरवाइज करने का खर्चा। अच्छा, उसके बाद है रिजर्व इक्विपमेंट ऑफ मशीन बी। रिजर्व इक्विपमेंट मतलब मैंने बताया कि अगर हम लोग रिजर्व में कुछ इक्विपमेंट रख लेते हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग मशीन को इजीली ऑपरेट कर सके, रिप्लेस कर सके उस इक्विपमेंट के साथ, तो ये भी फिक्स्ड होगा, क्योंकि मशीन चले या ना चले उसके साथ तो इक्विपमेंट रिजर्व में रखने का जो खर्चा है वो थोड़ी ना कम या ज्यादा हो सकता है, 5,000 पर एनम है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा। अब ये देखो, ये पर्टिकुलर मशीन बी के लिए ही बताया है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, पूरे एक साल का खर्चा हो गया है 5,000, ठीक है। और कोई फिक्स खर्चा है चेक करते हैं, फैक्ट्री लिख लिया, हीटिंग लाइटिंग सुपरविजन रिजर्व एरिया फैक्ट्री एरिया। अच्छा, अब इसके बाद है हम लोगों का वेजेस दे रखा है, वेजेस जो है वो पर डे बेसिस पे दे रखा है, और यहाँ पर
नीचे भी कुछ खर्चा दे रखा है। डेप्रिसिएशन पावर, पावर तो हमारा वेरिएबल में ही जाएगा, पर आवर बेसिस पे दे रखा है। डेप्रिसिएशन हम लोग वेरिएबल में लिखेंगे और वेजेस को भी हम लोग वेरिएबल में लिख देते हैं। वेजेस जो है वो 24 पर डे बोल रखा है ऑफ 8 आवर, क्योंकि आवरली बेसिस पे दे रखा है। 8 घंटे काम करने के लिए 24 रुपया, ठीक है। 24 पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब 8 घंटा काम करने से 24, मतलब 3 रुपीज पर आवर। अगर 8 घंटे से कम करेगा तो कम हो जाएगा, मतलब वेरी कर रहा है, ठीक है, आवर के हिसाब से वेरी कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग वेरिएबल में लिखेंगे, क्योंकि इसका जो गिवन है वो कैसे दे रखा है, 24 पर डे ऑफ 8 आवर्स, इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल में लिखेंगे। अब इसका टोटल करते देखते ये कितना होता है। 6000 प्लस 5000 प्लस 1500 प्लस 1875, 14375, ये हो गया हम लोगों का टोटल खर्चा, ठीक है। टोटल फिक्स्ड खर्चा मशीन को चलाने का। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर आवर, ठीक है, कॉस्ट पर आवर। तो 14375 1 ईयर का फिक्स्ड खर्चा है मशीन बी को ऑपरेट करने का, ठीक है। और मशीन बी का जो आवर है, ठीक है, इफेक्टिव नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, इफेक्टिव नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा टोटल मशीन आवर, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे वो नॉन प्रोडक्टिव हो, है ना। हमें टोटल मशीन आवर लेना पड़ेगा। तो टोटल मशीन आवर कितना है, यहाँ पर देखो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आवर, मतलब ये प्रोडक्टिव आवर हो गया, ठीक है। और ये है सेटअप टाइम, मतलब ये नॉन प्रोडक्टिव आवर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल आवर कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है हमें रिवर्सली दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमें टोटल आवर दे दिया था और हमें माइनस करके इफेक्टिव आवर कैलकुलेट करना पड़ा था, ठीक है, प्रोडक्शन आवर कैलकुलेट करना पड़ा था। तो टोटल आवर हो जाएगा 3600 प्लस 400, यानी 4000 है, ठीक है। मशीन पूरे साल में अगर ईयरली कैलकुलेट किया है, पूरे मतलब जो भी पीरियड है, पूरे पीरियड में कितना टाइम जो है मशीन चल रहा था, ठीक है, चाहे उसमें प्रोडक्शन हो या ना हो, वो हमें फिक्स खर्चे से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि फिक्स खर्चा जो है मशीन के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पर टोटल आवर हो जाएगा 3600 प्लस 400, इस तरह से 3600 प्लस 400 यानी 4000, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 4000, तो ये हो जाएगा 3.59, ठीक है। तो ये हो गया 3.59 रुपीज, 3.59 पर आवर। ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड खर्चे का पर आवर का खर्चा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो रनिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, रनिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा ये पावर का खर्चा, ये लिख लेते हैं। पावर का खर्चा 1 घंटे का ही हमें बता दिया है, पावर है 0.5 पर आवर, ये रुपीज है, ठीक है, रुपीज है, यहाँ पर प्रिंट नहीं है ये वाला। पावर का खर्चा है रुपीज 0.5 पर आवर, ये गिवन ही है तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या वेरिएबल खर्चा है, यहाँ पर चेक करते हैं। वेरिएबल खर्चे में है हम लोगों का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है और वेजेस है, ठीक है। वेजेस पर डे बोला था तो वेजेस का कर लेते हैं। तो वेजेस पर आवर कितना हो जाएगा, तो वेजेस पर आवर हो जाएगा 3 रुपीज करके, 24 पर डे 8 आवर्स, ठीक है। तो रुपीज 24 देना पड़ता है 8 आवर्स काम करने के लिए, यानी पर आवर का हो जाएगा रुपीज 3 पर आवर, ठीक है, रुपीज 3 पर आवर देना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये क्या कितने मशीन को ऑपरेट करते हैं, ही अटेंड टू 1 मशीन व्हेन इट इज अंडर सेटअप एंड 2 मशीन व्हाइल अंडर ऑपरेशन। इसी वजह से आप देखो हम बताएंगे कि क्यों हम लोग वहां पर मैंने लिखवाया था ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखवाया था कि कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट व्हेन मशीन इज इन ऑपरेशन, ठीक है, व्हेन मशीन इज इन ऑपरेशन, ये पॉइंट क्यों लिखवाया था, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर का क्या बताया, देखो ही अटेंड्स 1 मशीन, वो 1 मशीन को अटेंड कर सकते हैं अगर वो सेटअप अंडर सेटअप मोड में है, एंड 2 मशीन्स को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं अगर वो अंडर ऑपरेशन है, ठीक है। अगर वो ऑपरेटिव मोड में है तो वो एक साथ 2 मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, कौन, ऑपरेटर, ठीक है। या अगर सेटअप चल रहा है तो वो एट ए टाइम एक ही मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये उनका कैपेबिलिटी बताया गया है। तो मैंने यहाँ पर जो वेजेस मैंने यहाँ पर जो मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर किया है उसको मैंने लिखा है व्हेन मशीन इज इन ऑपरेशन। तो ऑपरेशन मोड में रहने
करने से वो दो मशीन को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। यानी ये जो 3 रुपीज पर आवर बेसिस पे इन्हें दिया जा रहा है, ये दो मशीन का दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिखाया कि मशीन ऑपरेटिव मोड में है, इसी वजह से वो चीज लिखा गया है। तो एक मशीन का ही हमें कैलकुलेट करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 करने से 1.50 रुपीज 1.50 पर आवर हो जाएगा, ये खर्चा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3.59 प्लस 0.5 प्लस 1.5, तो ये हो गया 5.59, और तो कुछ नहीं है, 3.59 पावर लिख दिया मैंने। अच्छा, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, चलो डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का खर्चा देखते हैं। डेप्रिसिएशन है 50,000, स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, और लाइफ एट 10, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब पर ईयर हम लोग का 5,000 रुपीज करके डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है, पर एनम। और पूरे साल भर में मशीन कितना आवर्स चल रहा है, पूरे साल भर में मशीन चल रहा है। अब हमें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने वेरिएबल लिया है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इफेक्टिव मशीन आवर रेट। और इफेक्टिव मशीन आवर रेट यानी प्रोडक्टिव आवर कितना है, 3,600, तो ये डिवाइडेड बाई 3,600 करना पड़ेगा। ये सारी चीजों को हमें ध्यान से देखना चाहिए। तो 5,000 डिवाइडेड बाई ये हुआ था 5.59, ठीक है, ये याद रखेंगे 5.59। अच्छा, 5,000 डिवाइडेड बाई 3,600, तो ये हो गया 1.39। अच्छा, 1.39 प्लस 5.59, तो ये हो रहा है 6.978, यानी 6.98 लिख सकते हैं, ठीक है, 6.98 हो जाएगा हम लोगों का मशीन आवर रेट, ठीक है, मशीन आवर रेट। और एक बार हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें ये अटेंडेंस का जो वेजेस है, ठीक है, मतलब ऑपरेटर का जो वेजेस है, वेजेस इसको फिर से एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मशीन जो है वो सेटअप मोड में है, तो वो एट ए टाइम एक ही मशीन को देख सकते हैं, ठीक है, ऑपरेट कर सकते हैं, तो वहां पर हमारा खर्चा अलग हो जाएगा। तो फिर हम लोग फिर से एक बार कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कैलकुलेशन ऑफ machine hour rate when machine is under सेटअप। तो अगर मशीन सेटअप मोड में है, तो हम लोग का मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज कहां पर होगा, सिर्फ वेजेस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। स्टैंडिंग चार्जेस जो है वही रहेगा 3.59, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडिंग जो है, स्टैंडिंग चार्जेस वो जितना आया, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर उतना ही रहेगा 3.59, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो फिर से नहीं कर रहे इसको, ठीक है। पावर उतना ही रहेगा, पावर का खर्चा जो है वो उतना ही रहेगा। अच्छा, वेजेस और डेप्रिसिएशन उतना ही रहेगा, डेप्रिसिएशन 1.39 और पावर 0.5, ऐड कर देते हैं 1.39 और पावर हो गया 0.5, यानी टोटल 1.89 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं, पर एक बार लिख लेते हैं रनिंग में क्या क्या हो जाएगा। मशीन एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जैसा था वैसा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं, 1.39। और वेजेस, वेजेस में चेंज हो जाएगा, इसी वजह से तो अलग से करना पड़ रहा है। वेजेस का हो जाएगा 24 रुपीज, और ये 8 आवर्स के लिए यानी 3 रुपीज करके वेजेस का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कितने मशीन का आ रहा है, ये देखो, ये यहाँ पर एक मशीन का ही आ रहा है, ठीक है, ये एक मशीन का ही आ रहा है, क्योंकि उनका पर डे वेजेस 24 रुपीज है, मतलब 1 आवर का 3 रुपीज है। लेकिन अगर मशीन अंडर सेटअप है, तो वो एक मशीन को ही देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, यानी ये जो ₹3 उन्हें मिलेगा 1 घंटे के लिए, वो एक मशीन के लिए मिलेगा। अच्छा, अब पावर का क्या करें, पावर का जो था वही लिखते हैं। एक्चुअली पावर लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीन अगर सेटअप मोड में है तो पावर का यूज तो होगा नहीं, मशीन अगर सेटअप मोड में है तो पावर का यूज होगा नहीं, यानी यहाँ से पावर वाला खर्चा भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल करके देखते कितना होगा, 3.59 प्लस 1.39 प्लस 3, यानी मशीन अगर सेटअप मोड में है तो मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा आ जाएगा 7.98 रुपीज, ठीक है, ये हो जाएगा पर आवर। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं मशीन आवर रेट।
ये ज्यादा इसीलिए हो गया, ये महंगा हुआ, देखो इससे ये महंगा हुआ इसीलिए हुआ क्योंकि वेजेस जो है वो एक मशीन का 3 रुपीज हो रहा है, यहाँ पर 2 मशीन का 3 रुपीज हो रहा था, 1.5, इसीलिए ये महंगा हो गया। पावर का खर्चा एलिमिनेट हुआ फिर भी ये महंगा हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो जॉब का बताया था वो कैलकुलेट करके बताना है कि हम लोगों ने कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट तो कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग जॉब, दोनों जॉब का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो जॉब नंबर क्या क्या है देखो, जॉब 1102 ये नंबर है, नंबर से डिनोट किया जाता है जॉब को, और जॉब 1308, 1308 जॉब नंबर। ठीक है, अच्छा अब जॉब को जॉब का कॉस्ट कितना है, सेटअप टाइम ऑपरेशंस टाइम। ठीक है, तो सेटअप कॉस्ट, इसका मतलब हमें सेटअप कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो दे रखा है जॉब का कॉस्ट किस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। सेटअप टाइम, जॉब 1102 को परफॉर्म करने के लिए सेटअप टाइम लगता है 80 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब 80 आवर्स जो लग रहा है, इसके पीछे खर्चा कितना होगा, क्योंकि जब मशीन सेटअप मोड में रहता है तो 1 घंटे में मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा होता है ₹7.98, तो इतना हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जॉब को हम लोग सेटअप टाइम है इसका 40 आवर्स इस जॉब का, तो 40 आवर्स इंटू 7.98 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, सेटअप कॉस्ट के बाद हो जाएगा ऑपरेशन कॉस्ट। अगर ऑपरेटिव मोड पे है तो फिर क्या होगा, ऑपरेटिव मोड पे होने से कितना टाइम लगता है इस जॉब का, 130 आवर। ठीक है, अच्छा और इस जॉब का कितना टाइम लगता है, 160 आवर्स, तो 160 आवर्स, और जब ऑपरेशन मोड में रहता है तो खर्चा कितना होता है मशीन का, 6.9, 6.98, तो 6.98 यहाँ पर भी हो गया 6.9। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 80 इंटू 7.98, 638.40, 130 इंटू 6.98, तो ये हो गया 907.4। अब दोनों का टोटल कर लेते हैं, 08, ये हो गया 15, मतलब 1545.80। अब 40 इंटू 7.98, 319.2, 160.6.98, तो ये हो गया 1116.8। अब टोटल कर लेते हैं, प्लस 319.2, तो 1436। ठीक है, ये हो गया दोनों जॉब का कॉस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर जॉब का मेटेरियल खर्चा, लेबर खर्चा ये नहीं बोला है, सेटअप करने का टाइम बता दिया है, प्रोडक्शन करने का टाइम बता दिया, और हमें पता है कि मशीन जब सेटअप मोड में रहता है तो उसका कॉस्ट, इसीलिए हमें दो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ा। कहीं पर हमें बताया नहीं था कैलकुलेट करो, बट क्वेश्चन ही ऐसा था कि हमें अगर सेटअप कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें 2 बार कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर का खर्चा चेंज हो रहा है, हमें पावर का खर्चा हटा देना है अगर सेटअप मोड में मशीन है तो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन हो गया है, 15 नंबर हो गया हम लोग का। ठीक है, 15 हो गया, 16 ये सब बाकी है, इसमें है हम लोग का ओवरहेड का ओवर एब्सॉर्प्शन अंडर एब्सॉर्प्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये पीडीएफ से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर ये वाला जो पीडीएफ है इसमें से 1 हो गया है, ठीक है, 2 हो गया, ये हम लोग पहले कर लिए हैं। अच्छा यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाली, क्वेश्चन नंबर 3 करना, एक सेकंड रुको, ये इनकम्प्लीट हो गया है, एक सेकंड। मैंने शायद तुम लोग को भेजा, अगर इनकम्प्लीट है तो तुम लोग को भी ये वाला भेज देंगे। ठीक है, इसमें से करना है अब तुम लोगों को। तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये करते हैं। देखो ये जो है ये एकदम स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने सीखा था उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इलास्ट्रेशन 3, देखो क्या बोल रहा है।
इलस्ट्रेशन 3 में बोला है कि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बताया। सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन सा है? बॉयलर हाउस, पंप रूम, ठीक है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। टोटल इतना खर्चा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट अभी अभी हमें पता चला बॉयलर हाउस और पंप हाउस दो सर्विस डिपार्टमेंट है। बॉयलर हाउस जो है ये देखो इसका क्या बता रखा है, इसको हमें कैसे रीड करना है। बॉयलर हाउस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को सर्विस प्रोवाइड करता है 60%, बी को सर्विस प्रोवाइड करता है 35% और पंप रूम को सर्विस प्रोवाइड करता है 5%, ठीक है। और ये जो पंप रूम है ये किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? ये सर्विस प्रोवाइड करता है ए को, ये सर्विस प्रोवाइड करता है बी को और ये सर्विस प्रोवाइड करता है बॉयलर हाउस को, ठीक है। तो इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया, ये देखो ये दोनों प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से ही आया होगा कितना खर्चा है। अब ये बॉयलर हाउस भी पंप को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और पंप भी बॉयलर हाउस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी हमारा जो है कि बोथ वे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ बोला है? नहीं, कुछ नहीं बोला है। हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है कि ये एलोकेशन का बेसिस बता दिया है, हमें सिंपल कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है इक्वेशन मेथड का है, तो इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे तुम लोग को, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली इक्वेशन मेथड का ही था, बाकी कुछ बोला नहीं है एग्जाम में, तो तुम लोग अपने हिसाब से मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन देखो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ता है? एक तो होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जहां पर कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। एक होता है हम लोग का स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जहां पर सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को प्रोवाइड करेगा लेकिन दूसरे से लेगा नहीं, मतलब वन वे, है ना। और तीसरा होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। जहां पर हम लोग का क्या होता है, मतलब हर बार रिपीट होता है, मतलब हर बार रिपीट होता है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि किसमें तीन मेथड था। एक था हम लोग का ट्रायल एंड एरर मेथड, ये कौन से मेथड के अंडर होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड। और एक होता है हम लोग का इक्वेशन मेथड और एक होता है हम लोग का रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये कौन सा होता है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सर्विस। रेसिप्रोकल के अंदर में। हाँ, रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये तीन मेथड से कोई एक फॉलो करना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन मेथड से दिखा रहे हैं कि इक्वेशन मेथड में कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन मेथड से एक ही सॉल्व किया था। तो एक बार देखो कैसे होगा। मैं इसे फॉर्मूला अपने मन से कोई भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर उस तीनों में से कोई भी लगा सकते हो, मतलब इसमें कौन सा लगाना चाहिए? अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हमें कौन कौन सा मेथड लगाना चाहिए? हम लोग ट्रायल एरर लगा सकते हैं तो सही होगा, हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं तो सही होगा, या फिर हमें इक्वेशन मेथड करना पड़ेगा तो सही होगा। इसके अलावा अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो क्या वो वैलिड होगा? एक बार सोचो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? जहां पर ये कंसीडर किया जा रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट आपस में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो क्या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से करने पे ये सही होगा? नहीं होगा ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगाना चाहिए। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहा है तो तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। इक्वेशन थोड़ा टफ होता है, लेकिन एक बार सिखा देते हैं, एक बार पहले भी सिखाया, टफ कुछ नहीं, उसका कैलकुलेशंस करना पड़ता है इक्वेशन का। तो अगर क्वेश्चन में बाई चांस बता दें कि इक्वेशन से ही करो तो हमें इक्वेशन से करना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग इलास्ट्रेशन 3 करें। इक्वेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है? पहले हम लोग मान लेंगे कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें टोटल खर्चा कितना है, उसको हम लोग एक एजम्पशन ले लेंगे, ठीक है। लेट टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बॉयलर हाउस एंड पंप रूम इज रुपीज पी, या फिर ऐसे ले लेते हैं रुपीज ए एंड रुपीज बी, ठीक है। ऐसे मैंने ले लिया टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए का वैल्यू क्या लिखेंगे? ए है बॉयलर हाउस का, ठीक है। ए अगर बॉयलर हाउस का है तो बॉयलर हाउस का टोटल, मतलब यहाँ पर खर्चा कैसे लिखा जाता है? टोटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या? ओन शेयर मैंने लिखवाया था, एक बार कॉपी में है तो देखो, ओन शेयर, खुद का शेयर प्लस
जो उसने सर्विस प्रोवाइड किया है किसी और डिपार्टमेंट को, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओन शेयर का मतलब क्या हो गया, ओन शेयर कितना है 3 लाख, खुद का बॉयलर हाउस का खुद का खर्चा कितना आया है 3 लाख, ठीक है, खुद को ऑपरेट करने का, बॉयलर हाउस जो सर्विस डिपार्टमेंट ओपन है उसका खर्चा है 3 लाख, ठीक है। और बॉयलर हाउस अपना खर्चा पंप रूम पे भी चार्ज करेगा, क्योंकि उसने पंप रूम को 5% सर्विस प्रोवाइड किया है। तो बॉयलर हाउस ये बोलेगा कि मेरा जितना भी खर्चा है, ठीक है, मेरा जितना भी खर्चा है उसका कितना परसेंट हम पंप रूम से रिकवर करेंगे, बताओ कितना परसेंट हम पंप रूम से, क्योंकि उसने पंप रूम को कितना सर्विस प्रोवाइड किया है, ये अगर बॉयलर हाउस है इसने पंप रूम को 5% सर्विस प्रोवाइड किया है, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो 60 का 5%। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। अच्छा एक मिनट, मैंने क्या लिखा है, बॉयलर हाउस लिखा है, ठीक है, बॉयलर हाउस का यहाँ पर 3 लाख प्लस कितना हो जाएगा, 50% होगा, ये देखो इन प्लस क्या हो जाएगा 50% ऑफ, ये बी हो जाएगा। मतलब देखो फिर से समझाते, ये मैंने लास्ट में भी बोला था जब हम लोगों ने ये वाला किया था, कैसे इसको लिखना पड़ता है, इसको ये लिखना पड़ेगा कि बॉयलर हाउस बोलेगा मेरा ओन शेयर तो 3 लाख है, मेरा खुद का खर्चा है 3 लाख, ठीक है, और यहाँ पर बॉयलर हाउस, ये एक्चुअली हम लोग किसका खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं, बॉयलर हाउस का कर रहे हैं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पहले गलत बता दिया, देखो लिखा है सही मैंने, बॉयलर हाउस बोल रहा है कि मुझे कितना खर्चा मेरा टोटल आ रहा है, मेरा 3 लाख का खर्चा है, प्लस मेरे ऊपर बिल कौन रेज करेगा, कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट रेज करेगा, पंप रूम जो है मेरे ऊपर बिल रेज करेगा, वो पंप रूम क्या बोलेगा, पंप रूम बोलेगा कि मैंने तो बॉयलर हाउस सोच रहा है, सोचो बॉयलर हाउस सोच रहा है कि पंप रूम पे मेरे ऊपर बिल रेज करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने उससे सर्विस लिया है, तो मैंने उससे कितना सर्विस लिया है 50% सर्विस लिया है, यानी पंप रूम जो है वो बोलेगा कि मेरा जो भी खर्चा हुआ है टोटल उसका 50% हम बॉयलर हाउस से रिकवर करेंगे, इसीलिए 3 लाख प्लस 50% ऑफ पंप रूम का खर्चा, है ना, बॉयलर हाउस का पूरा खर्चा प्लस 50% ऑफ पंप रूम का खर्चा, इस तरह से सोचना पड़ेगा। फिर दूसरा वाला भी बताते हैं, देखो पंप रूम जो है वो बोलेगा मेरा टोटल खर्चा अगर 3 लाख है, सॉरी मेरा टोटल खर्चा अगर बी है, तो उसमें से मेरा खुद का खर्चा कितना है 60,000, ये तो मेरा बिल बनेगा ही बनेगा, ठीक है, तो पंप रूम देख रहा है मेरा टोटल बिल क्या बनेगा, मेरा 60,000 बनेगा, और मैंने बॉयलर हाउस से हेल्प लिया है, ठीक है, क्योंकि देखो ए और बी से हेल्प ये लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ए बी को हेल्प करने के लिए इन्हें बनाया गया है, तो पंप रूम सोच रहा है मैंने बॉयलर हाउस से हेल्प लिया है, तो बॉयलर हाउस मेरे ऊपर बिल रेज करेगा, ठीक है, मतलब मेरे ऊपर बिल बनाएगा, तो बिल कितना बनाएगा, बॉयलर हाउस बोलेगा हम तुम्हें जितना सर्विस प्रोवाइड किए हैं उतना तुम पे चार्ज करेंगे, तो मैंने तुम्हें कितना सर्विस प्रोवाइड किया है, बॉयलर हाउस बोलेगा मैंने पंप रूम को 5% सर्विस प्रोवाइड किया है, तो मेरा जितना भी खर्चा है उसका 5% पंप रूप से रिकवर करना पड़ेगा, तो मेरा जितना भी खर्चा है टोटल बी है, ठीक है, तो सॉरी बॉयलर हाउस क्या बोलेगा कि मेरा टोटल खर्चा कितना है ए है, ए का 5% ऑफ ए मुझे वो पंप रूम से चार्ज करना पड़ेगा, इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, देखो बॉयलर हाउस जब अपना टोटल खर्चा बताएगा 3 लाख तो बताएगा, इसे बोलते हैं ओन शेयर, ठीक है, खुद का खर्चा, ये दोनों का खुद का खर्चा, प्लस ये लोग वो खर्चा आइडेंटिफाई करना चाहेंगे जितने का सर्विस इन्होंने किसी से लिया है, तो बॉयलर हाउस ने पंप रूम से कितना सर्विस लिया है 50%, ठीक है, तो 50% का खर्चा बॉयलर हाउस को लग रहा है कि मैंने 50% सर्विस लिया है, तो पंप रूम मेरे से 50% खर्चा रिकवर करेगा अपने टोटल खर्चे का, इसका टोटल खर्चा मैंने बी माना है, तो अपने टोटल खर्चे का ये रिकवर करेगा, ठीक है, और बॉयलर हाउस का अगर मैंने ए माना है तो फिर पंप रूम बोलेगा क्योंकि मैंने 5% का सर्विस लिया हुआ है बॉयलर हाउस से, तो बॉयलर हाउस अपने टोटल खर्चे का 5% मेरे से रिकवर करेगा, ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, देखो इसीलिए ये मेथड नॉर्मली लोग अवॉइड कर देते, क्योंकि इसका अगर मतलब बहुत ही स्पेसिफिकली बता दे करो तभी ठीक है, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा हमें जरूरत नहीं है कि मेथड बता ही दे, नॉर्मली नहीं बताता है, ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से समझ के कर सकते हैं, फिर भी एक हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड करके कर सकते हैं, ये देखो ए का वैल्यू हो गया 3 लाख प्लस 50% ऑफ बी, और बी का वैल्यू हम लोग ये पुट कर देते हैं, बी का वैल्यू है 60,000 प्लस 5% ऑफ ए,
5% ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर लेते। तो ये हो गया 3 लाख प्लस 50% ऑफ 60,000 कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 50% ऑफ 5% ऑफ ए, ठीक है, तो 5% मतलब कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये हो गया। और इसका 50% यानी 50 डिवाइडेड बाई 100, 0.025 इंटू ए, ठीक है, और इधर ए है तो ये इधर आ जाएगा, ये 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो -1 कर लो, तो ये हो जाएगा 0.975 ठीक है। बाकी इसको टोटल कर लो तो 3,30,000, ए का वैल्यू हो जाएगा 3,30,000 डिवाइडेड बाई 0.975, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3384,615, ठीक है। तो 62 कर लेते हैं, ये हो गया ए का वैल्यू। अब इस तरह से हम लोग बी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 60,000 प्लस 5% ऑफ ए, तो ए का वैल्यू ये है, इसका 5% कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाता है 16,932, ठीक है, ये हो जाएगा 16,932। एक काम करते हैं, पूरा पूरी कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में, प्लस यहाँ पर कर लेते हैं 60,000, जो भी आया प्लस 60,000, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 76923, ठीक है, ये लिख लेते हैं 76923। तो ये थोड़ा जल्दी हो गया इसीलिए, क्योंकि कैलकुलेटर में था ए का वैल्यू, तो मैंने डायरेक्टली कर लिया, तुम लोग इसको पार्ट पार्ट करके कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 76,923, ये हम लोग का क्या आ गया, ये ए और बी का वैल्यू आ गया, यानी सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा आ गया। तो क्या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं, हमें ये पता चला कि सेकेंड जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है उसका टोटल खर्चा कितना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसे एपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो, यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है, एक है हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, ठीक है, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। इनमें हमें उस खर्चे को एपोर्शन करना पड़ेगा। तो कैसे एपोर्शन होगा, बॉयलर हाउस का पहले करते हैं, बॉयलर हाउस, ठीक है, बॉयलर हाउस का करना पड़ेगा। तो बॉयलर हाउस का कितना हुआ है, बॉयलर हाउस मतलब ए, ठीक है, ए हुए 338462, यानी हमें 338462 को एपोर्शन करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने पूरा लिखा नहीं, अगर चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर बॉयलर हाउस और यहाँ पर हो गया पंप हाउस या पंप रूम कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है वो नहीं पता, लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से कितना है वो पता है, अब वो यहाँ पर चार्ज करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो आया उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और रेशियो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा ये वाला 60% एंड 35%, ठीक है। तो 60% एंड 35% में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑफ 338, देख लेते कितना था, 338,462, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते 338,462, इसका 60% कर देते हैं, तो ये हो गया 203077.2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 0.2 हटा देते हैं, और यहाँ पर 35% देखते हैं कितना होगा, 338,462 इंटू 35%, तो 118,118,461, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यूज आ गया। अच्छा अब हम लोग एपोर्शन करेंगे पावर रूम का, ठीक है, पावर रूम का, और इसका कैसे एपोर्शन होगा, इसका रेशियो हो जाएगा, मतलब इसका परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज यूज करेंगे, 10% 40%, ठीक है, 10% और 40%, 10% एंड 40% ऑफ 76, कितना आया 76923, 923, ठीक है। तो 76923 इंटू 10%, मैम 7692.3। 7692.3, हम 0.3 हटा देते हैं, ठीक है, और 40%, 76923 इंटू 40%, 307692।
3076.9.2 पॉइंट हटा देते, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते कितना होगा। 30769.2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। 118461 मैम पहले वाले का 210769। 210769 ये हो गया, और ये हो गया 149230230, ठीक है, 230 आएगा। हाँ ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो, एक मैथमेटिकल चीज बता देते हैं। ये 60 था और ये 35 था, ठीक है। अगर तुम लोग इसका रेशियो कर देते तो कैसे करते? 60/100 और 35/100। क्या इसमें भी सेम आंसर आता? नहीं आता। चेक करके देखो, ये देखो 338462, तो रेशियो क्या हो जाता? 60:35, ठीक है। 60:35, तो 60:35 मतलब डिवाइडेड बाई 95 हो जाता है, इंटू 60 तो यहाँ पर 213765 आ रहा है, जबकि यहाँ पर हम लोग का 203077 आया। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर इसको हम लोग रेशियो में कर देंगे तो हमारा ये आंसर नहीं आएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन आया? मतलब ये मैंने क्यों पॉइंट बताया कि ऐसे करने से नहीं होगा। इससे कंक्लूजन ये आता है कि अगर हमें कभी भी क्वेश्चन इक्वेशन मेथड से सॉल्व करने को मिले और हमें रेशियो गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक है, हम लिखवा देंगे नोट। अगर हमें रेशियो के जगह, मतलब रेशियो नहीं, परसेंटेज में अगर हमें गिवन हो तो हमें क्वेश्चन को परसेंटेज में ही सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर अलग आ जाएगा। अगर रेशियो होगा तो रेशियो सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से मेथड के लिए एप्लीकेबल होगा? ये सिर्फ इक्वेशन मेथड के लिए होगा। हम एक बार लिखवा देते हैं नोट, इसको लिखो कि इन केस ऑफ इक्वेशन मेथड, जो कि अभी हम लोगों ने किया, इक्वेशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर, जिसका अभी भी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है, करवाएंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम लोगों ने अभी किया, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया ना। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ डिटेल्स अवेलेबल नहीं था, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होता तो इसके ऊपर लिख देते हैं ये दोनों डिपार्टमेंट में, फिर वो भी ऐड हो जाता। सपोज ये एक्स और ये वाई होता तो ये भी ऐड हो जाता। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो हम लोगों ने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी वैल्यूज था उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इन केस ऑफ इक्वेशन मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस is done in percentage wise if given as a percentage। अगर परसेंटेज में गिवन है तो हमें परसेंटेज वाइज ही करना पड़ेगा। सिर्फ दो मेथड में याद रखो, इक्वेशन मेथड जो अभी तक हम लोगों ने 2 या 3 क्वेश्चन किया है इस पे, और ट्रायल एंड एरर मेथड जिसपे अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तब अगर हमें ये परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में ही करो। अगर परसेंटेज में नहीं दिया होता है तब रेशियो में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज में दिया हुआ होगा तो हमें परसेंटेज में ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर्स जो है वो वेरी कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें इसको रेशियो में नहीं करना है, ठीक है, इसको रेशियो में नहीं करना है, इसको परसेंटेज में ही करना है। लेकिन ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है अगर इक्वेशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं, बिकॉज ऑफ इक्वेशंस का वैल्यू, ठीक है। और बाकी मेथड्स के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो रेशियो के साथ नहीं करना है, हमें परसेंटेज के साथ ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैम देखते हैं। इसमें 5% सर्विस वाला नहीं लेना है? कौन सा बोलो? मतलब सर्विस वाला जो 5% है पंप रूम का या फिर बॉयलर का 50% वो नहीं लेना है? नहीं, इसको तो हम लोगों ने कौन से मेथड से किया? ये कौन सा मेथड से किया? यहाँ पर क्या आया था देखो, यहाँ पर टोटल ये तो हम लोग का आया ना 338,462, ठीक है। और यहाँ पर कितना आया? ये वाला आया 76923। ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आया? ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया। बेसिकली ये मुझे थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए, है ना। ये तो मेरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया, इक्वेशन बनाया हम लोगों ने। अब ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टोटल है सर्विस डिपार्टमेंट का, वो हम लोग प्रोडक्शन में देंगे ना, वो सर्विस में तो जाएगा नहीं। और वो सर्विस में तब जाता है अगर हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने देखो उस तरह से नहीं किया, यहाँ पर परसेंटेज वाइज दिया हुआ था, जस्ट परसेंटेज वाइज टोटल खर्चे को। ये क्यों नहीं हुआ? देखो क्यों नहीं हुआ, इसका और एक लॉजिक भी देखो।
हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर जो सर्विस डिपार्टमेंट बॉयलर हाउस है उसका पूरा खर्चा कैलकुलेट कर लिया। पूरा खर्चा कैसे कैलकुलेट कर लिया, उसका खुद का खर्चा, उसको ऑपरेट करने का, और उसके ऊपर दूसरा डिपार्टमेंट ने जो बिल रेज किया है सर्विस लेने के लिए वो भी ऐड कर दिया। तो इसका मतलब एपोर्शन तो यहाँ हो गया। सोचो एक बार, 50% यहाँ एपोर्शन हो गया और इसका 5% यहाँ एपोर्शन हो गया। ये अपना खर्चा यहाँ एपोर्शन कर दिया, ये अपना खर्चा यहाँ एपोर्शन कर दिया। तो अगर इक्वेशन मेथड से कर रहे हैं तो आगे जाके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत होगा क्या, क्योंकि इक्वेशन मेथड में तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ही तो खर्चा को 50% 5% एपोर्शन कर दिया टोटल खर्चे में, यस मैम। है ना। नहीं तो हम लोग अगर ये मेथड इक्वेशन मेथड से नहीं करते, मान लो इसको अगर हम लोग इक्वेशन मेथड से नहीं करते तो हम लोग क्या करते, हम लोग ये 3 लाख हम लोग फिर ऐसे कर सकते थे, ए बी बॉयलर हाउस और पंप रूम। सपोज अगर हम लोग इसको इक्वेशन मेथड से नहीं करते, हमारे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ खर्चा होना चाहिए था जो कि ये दोनों में नहीं है, बट यहाँ पर है 3 लाख, ठीक है, और यहाँ पर है 60,000, ठीक है। अब अगर हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते, ठीक है, और उसको हम लोग इक्वेशन मेथड से क्वेश्चन को नहीं कर रहे होते और मान लो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करते तो हम लोग रेशियो में कर सकते थे। तो अब हमारा रेशियो क्या आ जाता, 60:35:5। तब हम लोग क्या करते, ये बॉयलर हाउस 3 लाख का जो खर्चा है उसको हम लोग इस रेशियो में यहाँ यहाँ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते, इस तरह से चलता जाता। लेकिन अगर हम लोग 5% और 50% का कैलकुलेशन पहले ही ले चुके हैं, यहाँ पर ये ऑलरेडी अपोर्शन हो गया ना, इक्वेशन के अंदर हो गया, इसी वजह से यहाँ पर लेने का जरूरत नहीं होता। ये इक्वेशन मेथड में अगर हम लोग, जैसे मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाया था इक्वेशन मेथड का, वो यहाँ तक ही करवाया था, लेकिन अगर इसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो वहां पर हमें और दोबारा सर्विस डिपार्टमेंट में करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर परसेंटेज वाइज अपोर्शन हो चुका है, इसी वजह से करने का जरूरत नहीं। जी सर। अच्छा, मैम ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हुआ। कौन सा, ये वाला तो, हाँ। ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। ये स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या स्टेप होता है, उसमें होता है ना, मतलब मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को नहीं देता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। यहाँ तो दोनों Yes, सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को कर रहा है, तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, या तो इक्वेशन मेथड लगेगा, या तो ट्रायल एंड एरर मेथड लगेगा, या तो कौन सा मेथड लगेगा। रेसिप्रोकल सर्विस। हाँ, हाँ, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। तो यहाँ पर इस तरह से होगा ना, इक्वेशन मेथड के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, यस मैम। परसेंटेज परसेंटेज दिया हुआ है तो इस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो फोर्थ नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये देखो यहाँ पर दे रखा है कि साइंस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ए बी सी, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट, और इनका डिटेल्स दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का देखो वो चला जाता है कॉस्ट शीट में, क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट के हिसाब से कंसिडर होता है और प्राइम कॉस्ट के हिसाब से आ जाता है, इसका ओवरहेड में कोई भी जगह नहीं होता है। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हम लोगों ने पहले ये सब डिस्कस किया है कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ओवरहेड में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस का भी सेम कंडीशन हो जाएगा, यहाँ ये सब नहीं आएगा बट ये आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा, ये ओवरहेड में इंक्लूड होता है। फैक्ट्री रेंट जो है ये हर जगह पे हमें पर्टिकुलर वे से अपोर्शन करना पड़ेगा, पावर को भी अपोर्शन करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को भी हर जगह पे अपोर्शन करना पड़ेगा, ओवरहेड जो है उसको भी अपोर्शन करना पड़ेगा। अदर इंफॉर्मेशन दे रखा है, इसका मतलब यहाँ हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा जो कि किया हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, एरिया स्क्वायर फीट बता दिया है जिसपे हम लोग फैक्ट्री रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट बता दिया है जिससे हम लोग डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मशीन आवर्स बता दिया है जिससे हम लोग पावर का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज बता दिया है, मशीन आवर्स भी बता दिया है और हॉर्स पावर ऑफ द मशीन भी बता दिया है। अगर ऐसे बता दिया जाता है तो इन दैट केस हमें पावर का एक्सपेंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें पावर का एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोनों को मिला के, ठीक है। मशीन आवर इतना इतना बता रखा है, हॉर्स पावर ऑफ ए मशीन मतलब एक मशीन को चलाने में कितना हॉर्स पावर लगता है 50, और मशीन अगर 1000
1000 आवर्स चलता है तो कितना हॉर्स पावर मशीन यूज हुआ टोटल। सोचो, अगर एक मशीन ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में मशीन 1000 आवर्स चलता है और मशीन को चलाने के लिए इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 50 हॉर्स पावर यूज होता है, ठीक है, एक मशीन के लिए, तो फिर मशीन अगर 1000 आवर्स चलेगा तो कितना मशीन आवर्स यूज होगा, इनटू करना पड़ेगा। इनटू करने से पता चल जाएगा कितना मशीन आवर्स यूज होगा टोटल, ठीक है। तो उस टोटल से हमें पावर का डिवाइडेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोला है टेक्निकल असेसमेंट करके देखा गया कि कौन से डिपार्टमेंट किसको कितना % सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो X जो है वो A को 45%, B को 15%, C को 30% और Y को 10%। और यहाँ पर वाई डिपार्टमेंट जो है वो एक्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, सॉरी ए को करता है, बी को करता है, सी को सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है और एक्स को करता है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट। हमें क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड दिखाओ अलग अलग डिपार्टमेंट का, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या बोला है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्वेश्चन जो है ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे हमें सॉल्व करने बोला है। पहले हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, फिर अगर टाइम होगा तो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड आज देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट दिन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इलस्ट्रेशन 4, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स बेसिस टोटल ए बी सी एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। तो पहला खर्चा क्या हो जाएगा, पहला खर्चा देखो, पहला है हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, जो कि सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। इसको हम लोग बेसिस में क्या लिख सकते हैं, गिवन है बोल के लिख सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 2 लाख और 1 लाख। बाकी में इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट होता है, ठीक है, वो हमारा कॉस्ट शीट में चला जाता है, 2 लाख और 1 लाख। अच्छा, कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट में जाता है, इसी वजह से। नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, ये भी उसी तरह से होगा, ये भी गिवन हो जाएगा और इसका टोटल हम लोग लिखेंगे 3 लाख। अच्छा, इसमें कितना हो रहा है, 1 लाख और 2 लाख, ये भी टोटल में 3 लाख होगा, बस ऑपोजिटली लिखना पड़ेगा। इसमें 1 लाख का है वेजेस और इसमें 2 लाख का है। अच्छा, इसके बाद कौन सा खर्चा है, फैक्ट्री रेंट, जो कि हम लोग एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4 लाख। तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्ट्री रेंट, ठीक है, एरिया के हिसाब से होगा। और एरिया कितना कितना है, एरिया है 5 50 25 50, एक एक जीरो हटा देते हैं, ठीक है, या फिर अगर 5 से कैंसिल आउट करके देखो, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये अगर हम लोग 5 से कैंसिल करते हैं 10 5 10 5 10 10 5 10 5 और 10, फिर 5 से हो जाएगा 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर 2:1:2:1:2, ठीक है। ये हो गया एरिया और टोटल खर्चा है 4 लाख। अब 4 लाख को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 2 + 1 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 यानी 50,000, 50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 50,000 इंटू 1 50,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, फिर 50,000, फिर 1 लाख। अच्छा, फैक्ट्री रेंट के बाद कौन सा खर्चा आ रहा है, फैक्ट्री रेंट के बाद है पावर और डेप्रीशिएशन। अच्छा, पहले डेप्रीशिएशन लिख लेते हैं फिर पावर लिखेंगे, ठीक है। डेप्रीशिएशन लिख लेते हैं पहले। डेप्रीशिएशन कितना है, डेप्रीशिएशन है हम लोगों का 1 लाख, टोटल है 1 लाख। इसका बेसिस हो जाएगा वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट के वैल्यू पे हम लोग कर सकते हैं, जो कि है यहाँ पर 10 है। इसका रेशियो करेंगे तो 2 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 2 ऐसे हो जाएगा, 2 4 2 1 1 2 4 2 1 1 लिख लेते हैं एसेट, 2 4 2 1 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10,000, 10,000 इंटू 22 यानी कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 2
ये हो गया 20,000, ठीक है। 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 इंटू 2 20,000, ठीक है। 10,000 इंटू 1 यानी 10,000, फिर से 10,000 इंटू 1 यानी 10,000, ठीक है। ये हो गया डेप्रिसिएशन। अच्छा, उसके बाद अदर ओवरहेड कर लेते हैं, लास्ट में पावर वाला करेंगे, ठीक है। तो अदर ओवरहेड, अदर ओवरहेड, ठीक है। अदर ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 9 लाख है टोटल, 9 लाख है। अच्छा, इसका कुछ नहीं बोला है, तो अदर ओवरहेड को हम लोग मशीन आवर बेसिस पे कर लेते हैं, ठीक है। अदर ओवरहेड को हम लोग मशीन, अगर हम लोग चाहें तो किसी और बेसिस पे भी कर सकते हैं। तुम लोग अगर देखोगे तो जो मेरा नोट्स लिखवाया हुआ था वहां पर मैंने लिखा था कि अदर एक्सपेंसेस अगर कुछ होता है तो वो किस किस बेसिस पे जाना चाहिए, जिसमें मैंने मशीन आवर्स पे लिखाया था। अगर क्वेश्चन में मशीन आवर्स है तो हम लोग मशीन आवर्स पे कर सकते हैं। तो ये हो गया मशीन आवर, ठीक है। मशीन आवर का रेशियोज देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर जगह से 330 हटा दो, 1 2 4 1 1, ठीक है। तो 1 2 4 1 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाता है, 2 + 1 3, 3 + 4 7 8 9, 9 से डिवाइड करने से 1 लाख, 1 लाख इंटू 1 1 लाख, 1 लाख इंटू 2 2 लाख, 1 लाख इंटू 4 4 लाख, 1 लाख इंटू 1 1 लाख, और 1 लाख इंटू 1 1 लाख, ठीक है। ये 1 लाख हो जाएगा। अच्छा, ये था मेरा 20 40, हाँ ये ठीक लिखा है मैंने। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो बचा है वो पावर का खर्चा। अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पावर का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पावर का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से, यहाँ पर पावर मशीन आवर ऐसे लिख देते हैं, मशीन आवर इनटू हॉर्स पावर, ठीक है। और ये कब करना है वो हम दिखा देते हैं, ठीक है, वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एक नोट ही बना लेते हैं, ठीक है, एक नोट बना देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। यहाँ पर टोटल कर देंगे, ठीक है, नोट बना लेते हैं। पावर एक्सपेंसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्स पावर of machine. But if machine hour is given, machine hour is also given, then power expense is distributed in the ratio of, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को यूज करना पड़ेगा, मशीन आवर इंटू हॉर्स पावर। वीडियो क्या है? हाँ, क्या हो गया, पॉज हो गया है वीडियो, हाँ। अच्छा, तो आई थिंक थोड़ा नेटवर्क लो सही है। हाँ, मुझे लगता है तुम एक बार रीजॉइन करो, ठीक है, वो शायद नेटवर्क इशू है तुम्हारा, एक बार रीजॉइन करो, ठीक हो जाएगा। अब देखो, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये देखो, तो ये नोट्स मैंने लिखवा दिए, ये तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं, ये तुम लोग को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में दोनों चीज है तो हमें इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो हमारा रेशियो क्या बनेगा वो देख लेते हैं पहले। देखो रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो रेशियो हम लोग का हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1000, ये हो गया 50,000, ठीक है, ये हो गया 50,000, ये हो जाएगा 80,000, ठीक है, ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 25,000, और हर जगह से 3 3 जीरो हटा दो तो रेशियो हम लोग का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 50 80, फिर से 80, ये 15 25। हाँ। अब इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से, 5 5 से 25, 5 3 से 15, और ये कितना हो जाएगा 16, ये 16 और ये 10 10 16 16 3 5। ये तुम लोग जो नोट बनाए ना इसके नीचे कर लो, ठीक है, इसके नीचे बाद में कर लो, अभी हम इसको करवा लें, ठीक है। ये
कितना आ गया फिर 16 10 16 16 35 लिख लेते हैं 10 16 16 35। तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 10 16 16 3 और 5। और इसमें हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना वैल्यू है 2,50,000 है पावर का वैल्यू, तो ये टोटल में पावर का वैल्यू है 2,50,000 और इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ए बी सी। कैलकुलेट करके देखो कितना होता है, हम तब तक लिख लेते हैं। एक्स मैम ए का 50,000, ए का 50, बी का 80, 80, सी का उसका भी सेम सी होगा। का भी 80, हाँ, और 3 और 5 ये वाला तो आधा हो जाएगा, ये 10 है ये 5 यानी 15,000। ये हो जाएगा 15,000। ये देखो अगर 10 पार्ट्स मतलब 50,000 होता है तो 10 का आधा 5 हो गया, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 25,000 ये टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमें गिवन था, हम लोगों ने बेसिस को फॉलो करके डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल करके देखो कितना हो रहा है 1 लाख और यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 2,20,000 ए का चेक करें, 2,20,000 और 50 मतलब 2 लाख कितना हो जाएगा 2,70,000। ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं 1,20,000 और यहाँ पर 1 लाख मतलब 2, अच्छा ये वाला बी का 50,000 40,000 और ये है 2 लाख मतलब 2,90,000 प्लस 80 मतलब कितना हो जाएगा 2,90,000 प्लस 80 मतलब 3,70,000 होना चाहिए, 3,70,000 होगा। अच्छा इसके बाद सी का देखते हैं 1 लाख और ये 20,000 और 4 लाख मतलब ये हो गया 5,20,000 और यहाँ पर 80 मतलब 6 लाख, 6 लाख हो जा रहा है। अच्छा और एक्स का चेक करते, एक्स का यहाँ पर एक्स का जाता है, एक्स का कितना है 2 लाख 1 लाख 3 लाख 3 लाख और 50,000 3 लाख और यहाँ पर हो गया 1 लाख मतलब 4 लाख 4 लाख और ये 50,000 और 10,000। ठीक है, तो 2 3 4 4,60,000 4,60,000 और यहाँ पर 15,000 तो कितना हो जाएगा 4,60,000 और 15 तो 4 लाख 4,75,000, हाँ 4,75,000 और इधर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख और ये 1 लाख 4 लाख 4 लाख और ये 1 लाख 5 लाख 5 लाख 10,000 5 लाख 10,000 प्लस 25,000 25, 5,35,000 5,35,000 ये दोनों का टोटल करके 5,35,000 ये हो गया हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस मैम 35 या 25? नहीं ये 25 और इधर 10 भी था ना, ये तो सब मिला के 5 लाख हुआ, ये 10,000 था डेप्रिसिएशन का। यस मैम। 10 और 25 35 और उधर 5 लाख। अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, यानी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोगों ने कर दिया। अब हमें बोला है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है सर्विस डिपार्टमेंट के, मतलब फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है उसको करना भी पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्ट फिनिश गुड्स में नहीं जाता है, थ्रू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही जाता है। हमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने बोला है। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखो ट्रायल एंड एरर मेथड हमारा इस तरह से होगा, लिख देते हैं। अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है एक भी क्वेश्चन में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम लोगों को पहले रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम लोगों को पहले सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ये मैंने लिख दिया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया है दोनों का। यहाँ पर सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का देखते हैं 4,75,000 और 5,35,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 4,75,000 और 5,35,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली इक्वेशन मेथड का जैसा ही है,
इक्वेशन मेथड में हम लोग जो चीज को इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं उसी चीज को यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब जब हम लोग इक्वेशन मेथड बनाते हैं, अभी अभी देखो हम लोगों ने किया था इक्वेशन मेथड में, हम लोगों ने क्या किया था, जो टोटल खर्चा जो 3,60,000 हमें क्वेश्चन में गिवन था, अब हम लोगों ने क्वेश्चन में खुद से कैलकुलेट किया, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा गिवन था, हम लोगों ने अभी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया। अब इक्वेशन मेथड में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कितना बिल रेज करेगा उसके हिसाब से अपना टोटल खर्चा कैलकुलेट करता है। तो ये इक्वेशन मेथड में होता है, ये सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, बस मेथड जो है वो मतलब प्रेजेंटेशन जो है वो इक्वेशन की तरह नहीं होगा, वही होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी देखने से ही समझ जाओगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स अपना खर्चा डिपार्टमेंट वाई को एपोर्शन करेगा। कितना खर्चा एपोर्शन करेगा बताओ, जितना सर्विस प्रोवाइड किया है डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई के ऊपर कितना बिल रेज करेगा, जितना सर्विस उसने प्रोवाइड किया है वाई को, तो उसने वाई को कितना सर्विस प्रोवाइड किया है 10%। ठीक है, तो वो 10% बिल रेज करेगा, किस पे करेगा, वाई पे करेगा। ठीक है, अपने टोटल खर्चे का 10%, तो इसका टोटल खर्चा कितना है, वहां पर हम लोग टोटल खर्चा एजम्पशन लेते हैं इक्वेशन मेथड पे, यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे को ही टोटल मानेंगे। तो यहाँ पर 4,75,000 जो है ये किसका खर्चा है, एक्स का खर्चा है। एक्स ये बोलेगा कि इसका 10% तो हम वाई से रिकवर करेंगे, क्योंकि मैंने वाई को 10% सर्विस प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो वाई का बिल जो है वो 5,35,000 प्लस ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा देखने से समझोगे कैसे हुआ, फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4,75,000 और ये दोनों को ऐड करने से आएगा 5,82,500। सेकेंड हम लोग फिर से लिखेंगे एपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंट वाई एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट एक्स। अब डिपार्टमेंट वाई का खर्चा एक्स में ट्रांसफर करेंगे, तो वाई का टोटल खर्चा कितना है, वाई का टोटल खर्चा आ गया है हम लोग का 5,82,500 5,82,500। अब वाई कितना बिल रेज करेगा एक्स पे, उतना ही करेगा जितना सर्विस उसने एक्स को प्रोवाइड किया है, तो उसने एक्स को 5% सर्विस प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 5%। तो चेक करते हैं कितना होगा, 5,82,500 का 5%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 29,125। तो 29,125 का बिल अमाउंट वो एक्स के ऊपर एपोर्शन करेगा। फिर से ये हमें करना पड़ेगा टोटल। ठीक है, फिर से हम लोग इसको कर देंगे टोटल, यहाँ पर ये देखो, या फिर टोटल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर हम लोग फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये कैसे कितना बार चलेगा, देखो ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड सीख रहे हैं, उसमें ये कितना बार चलेगा। यहाँ पर देखो जैसे हम लोगों ने वहां पर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, हमें तब तक करते जाना है जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाए, यानी रुपीज से हटके अमाउंट पैसे में नहीं आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैसे होगा, अभी इतना आया 29,125 आया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर फिर से करेंगे एपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एक्सपेंसेस टू डिपार्टमेंट वाई। ठीक है, जैसे पहले एक्स का वाई पे किया फिर वाई का एक्स पे किया, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर फिर से करेंगे। यहाँ पर खर्चा फिर से एपोर्शन होगा एक्स का वाई पे। ठीक है, अगर एक्स का वाई पे फिर से अपोर्शन हो रहा है तो कितना होगा, फिर से वही 10%, और 10% ऑफ कितना होगा, 10% ऑफ अभी हमें कितना करना पड़ेगा, अभी हम लोग करेंगे ये दोनों का टोटल, एक सेकेंड, ये दोनों का टोटल होगा, मेथड में क्या होता है, एक मिनट, ये हो जाएगा 5,35,000 और ये दोनों तो हम लोगों का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया। अब इसने इस पे ये रेज कर दिया, तो इसका मतलब इसका टोटल हो गया है 5,82,500। ठीक है, इसका 5% एपोर्शन करना पड़ेगा, 5% हो गया 229,125, 5% हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक्स डिपार्टमेंट जो है वो
फिर से एपोर्शन करेगा। एक्चुअली ये तब तक चलेगा जब तक हमारा नेग्लिजिबल वैल्यू क्या होना चाहिए, 1% ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1% ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर अमाउंट होता है, जैसे देखो इसका 1% कितना होगा, 4750 है ना, 1% का मतलब 47,500 और इसका 1% 53,500। जब तक ये इससे कम वैल्यू नहीं आ जाता है तब तक हमें डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है। ठीक है, इससे कम वैल्यू नहीं आ जाएगा तब तक हमें डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 29,125 पे करना पड़ेगा। तो 10% ऑफ 29,125, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 291 और 2.5 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग फिर से अपोर्शन करेंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट आ रहा है वो 1% नहीं आया है। ठीक है, 1% जब तक नहीं होगा, 1% जो है वो नेग्लिजिबल वैल्यू होगा। फिर से अपोर्शन करेंगे, apportion of department Y expenses to department X। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हम लोग का 5% ऑफ 2913। अब देखते हैं ये कितना आता है, 5% ऑफ 2913 इसका 5%। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया 145.65 यानी 146, जो कि 1% से कम है। 1% से जब तक कम नहीं होगा तब तक हम लोग इसको नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर अब हम लोग अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे स्टॉप कर सकते हैं, इसके आगे और करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने से कितना आएगा देखते हैं। ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं पता है, ये हम लोग अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सर्विस को, ताकि टोटल कौन सा आएगा पता है, टोटल अभी इक्वेशन मेथड से हम कंपेयर करके दिखा देते, सेम अमाउंट का टोटल आएगा 4,75,000 प्लस यहाँ पर 29,125 प्लस उधर आया 146 यानी 504,271। ठीक है, ये देखो 504,271। ठीक है, और इधर कितना आ रहा है 2913। ठीक है, 2913 प्लस 582500। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 585413। ठीक है, ये देखो 585413। अब ये वैल्यू किसके साथ सिमिलर हो रहा है, जो हम लोगों ने टोटल वैल्यू फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से ही होगा शायद। ये एक मिनट देखते हैं, ये हम लोगों ने जो इक्वेशन मेथड किया था वो भी शायद सेम अमाउंट ही था, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, नहीं सेम अमाउंट नहीं था। ठीक है, अच्छा ये देखो ये वाला क्वेश्चन को ना फिर से यहाँ पर हमें अलग मेथड से करने बोला है, वहां पर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये देखो इलास्ट्रेशन 4 को लेके हमें फिर से इसी क्वेश्चन को अलग मेथड से करने बोला है, तब तुम लोग देखोगे कि ये वाला कौन सा आंसर आया। ये एक्चुअली आता है जो हम लोग इक्वेशन मेथड, ये क्या है इक्वेशन मेथड का स्टेटमेंट फॉर्मेट, ये आता है जो हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ इक्वेशन मेथड में मानते हैं ना कि टोटल वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट ए जो है वो एक्स है कि वाई है, वो वैल्यू निकल के आया, अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। मतलब ये वाला वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, ये जो ए और ये जो बी, इस क्वेश्चन के साथ जो है आंसर टैली नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन जो ए और बी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना टोटल सॉल्व करने के बाद, वो वैल्यू अभी निकल के आया है। अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसका हुआ नहीं है, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जहां पर हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्मेट में इक्वेशन का वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो कहां पर करना होता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा ये खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट का। तो कैसे हो जाएगा, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितना है ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 2,70,000, 3,70,000 और 6 लाख। ये देखो 2,70,000, 3,70,000 और 6 लाख। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा, एक ही बार करेंगे जैसे हम लोगों ने कैसे किया था, हम लोगों ने इक्वेशन मेथड में किया था। ठीक है, तो डिपार्टमेंट एक्स का परसेंटेज में होगा 45%, 15% और 30%। ये देखो 45%, 15% और 30% ऑफ कितना हो जाएगा, ये वाला 504,271। ठीक है, ये करना पड़ेगा, ये करने से जितना आएगा उतना लिखना पड़ेगा ये तीनों डिपार्टमेंट में। तो देखो कितना हो जाएगा
271 इंटू 45%, ठीक है, इंटू 45%, तो ये हो गया 22692, ठीक है। अच्छा 15%, तो 15% कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 45 इंटू 15, तो 15 करने से 7564, ठीक है, 641.65 है, और 30% मतलब इसका डबल हो जाएगा 15, और 30% मतलब ये हो जाएगा 151281, ये हो गया। ये डिपार्टमेंट एक्स का हो गया, दोबारा इसमें करने का जरूरत नहीं होता क्योंकि हम लोग टोटल एक्सपेंसेस को अपोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट वाई का करेंगे, ठीक है, और उसमें रेशियोज मतलब परसेंटेज है तो परसेंटेज यूज करना है, जैसे कि मैंने नोट्स पहले लिखाया 60, 35 और 5%, 60, 35 और 5% ऑफ वैल्यू क्या है, वैल्यू है हम लोग का 585413, 585413, और ये कौन से वाले डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा पता है, ये नहीं जाएगा। अच्छा ये 5 तो एक्स वाला है, तो ये 5 लेना भी नहीं पड़ेगा, हमें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी में इसका कोई भी जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं है, तो 585413 इंटू 60% कर लेते हैं, तो ये आ गया 351248, या फिर 7.8 है तो मैंने 8 कर दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 60 इंटू 35 करने से आ जाएगा 204895, ठीक है। अब इसको टोटल करने पे जितना आएगा, तो इसको टोटल करने पे कितना आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 75641 और प्लस 3,70,000, तो 65536, अच्छा 2,70,000 प्लस 226,922 प्लस 351248, तो ये हो जाएगा 848170, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो गया 6 लाख और ये है 7,05,1281, ठीक है, 7,51281, ये हो गया हम लोगों का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को हमें दोबारा करने बोला है, जब हम लोग करेंगे तो इसमें आंसर दोनों में ही सेम आएगा, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर जो है यहाँ पर क्या बोला है देखो, जस्ट एक बार बता देते, टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलस्ट्रेशन फॉर अबव प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब ये वाला दिखाने बोला है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसी चीज को अगर हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करेंगे तो भी हमारा इतना ही आंसर आना चाहिए। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करके तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि ये मेरा करवाया हुआ है, तो इलस्ट्रेशन 5 तुम लोग को होमवर्क दे सकते हैं, और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आंसर अल्टीमेटली ये तीनों ही आएगा। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन पता है तुम लोग को, पांचों डिपार्टमेंट लिख लेना है, प्रोडक्शन एंड सर्विस और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, रेशियो वाइज करोगे, वहां परसेंटेज नहीं लगाना है, रेशियो वाइज करते जाओगे ऐड कर करके, जैसे मैंने सिखाया था, तो तुम लोग का लास्ट में यही आंसर आएगा। हो सकता है पॉइंट के लिए 170 की जगह 169 आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आएगा सेम आंसर, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 5 हम होमवर्क दे सकते हैं, तुम लोग इजीली उसे कर सकते हो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने करवा दिया, ठीक है। और ट्रायल एंड एरर मेथड में कैसे करना है, पहले हम लोगों को एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में इक्वेशन रेडी करना है, जहां पर हम लोग टोटल खर्चे को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार खर्चे को अपोर्शन करके, ठीक है, एक्स का खर्चा वाई में, वाई का खर्चा एक्स में, और ये तब तक करते जाना है जब तक हमें नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं मिल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस खर्चे को डायरेक्टली परसेंटेज वाइज अपोर्शन कर देंगे। ये जो पोर्शन है ये इक्वेशन मेथड के तरह ही है, यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन, बस ये जो है इक्वेशन मेथड में हम लोग जो चीज इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, उसी चीज को यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन की जगह यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्मेट बना के सॉल्व किया, ठीक है। तो एक बार खुद से देखोगे सारा, क्योंकि बहुत सारा मेथड है ना, तो सारा मेथड एक बार गो थ्रू करो तब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ओवरहेड अब कंप्लीट होने को आया है, मेन चीज जो है ओवरहेड का, तो इसीलिए क्या हो रहा है, बहुत सारा मेथड है, तो तुम लोग एक बार सारे मेथड को गो थ्रू करोगे तो इजीली समझ में आएगा। और ये इलस्ट्रेशन 5 जरूर होमवर्क करो, तो ये आंसर आएगा, तो तुम लोग को भी समझ में आएगा कि सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।